ठीक है, आ रहा है अभी। चलो शुरू करते फिर, लेक्चर शुरू करते हैं। ओके चलो। ओके, ये कौन है भाई? ओके तो प्यारे बच्चों, है ना, बहुत एक हफ्ते के इंतजार के बाद फिर से हम लोग मिल रहे हैं, ठीक है। सो देवी और सज्जनों, हम लोग अभी पढ़ना शुरू करते हैं। होप कि आपको प्रॉपर साउंड आ रहा है, ठीक है। यहाँ से मैं निकलता हूँ और कुछ इसको यूज करना शुरू करते हैं। हमारे सर ही नजर आ रहे हैं मुझे। ओके तो ये ले लेते हैं, रिकॉर्डिंग अभी ऑन दिख रहा है। इसको ब्लैक कलर में लेते हैं ताकि थोड़ा अच्छा दिखाई देता है लिखने पे, है ना। पेपर ब्लैक। बेटा आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्या? मैंने स्क्रीन शेयर शुरू ही नहीं किया शायद। नहीं, स्टार्ट नहीं किया अभी तक। अच्छा ठीक है, ओके। बहुत अच्छा। तो मैं यहाँ आता हूँ फिर से और मैं स्क्रीन शेयर शुरू करता हूँ। स्क्रीन शुरू हो जाएगा। स्टार्ट ब्रॉडकास्ट। सर चैट में से प्राइवेट निकाल दो, हम सिर्फ हेमंत सर को कर पाएंगे वरना। यस सर, आ गया। ओके आपका स्क्रीन आ गया ना? चलो बढ़िया है, वेलकम। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने पढ़ना शुरू किया था APD कैंडोल नाम के साइंटिस्ट के बारे में। मैंने बताया था जिसने क्लासिफिकेशन का क्लासिफिकेशन किया था। 3 अलग अलग टाइप हमने डिस्कस किए थे। एक था बेटा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, है ना। दूसरा था बेटा जिसको हमने कहा नेचुरल क्लासिफिकेशन गिवन बाय द बेंथम एंड हुकर, एंड थर्ड वन दैट इज व्हाट द फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं जैसे कि कुछ और भी टाइप है। जैसे एक टाइप है जिसको हम लोग कहते हैं बेटा न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, ठीक है। ये है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। अभी जिसको न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी कहते हैं उसी को हम लोग फेनेटिक क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। दैट इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट द phonetic classification, or it is also called as the Adansonian classification. इसे हम लोग एडेंसोनियन क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। नाउ व्हाट इज दिस न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी? अभी बेटा इसमें है ना क्वेश्चन आया है ये 2 बार नीट में भी, है ना। ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। अब एक कोई भी प्लांट लोगे तो उसमें जितने भी कैरेक्टर हो सकते हैं, है ना, केमिकल, फिजियोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, जो जो पॉसिबल कैरेक्टर आप ऑब्जर्व कर सकते हो वो सारे कैरेक्टर लेने हैं, ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। अब प्रॉब्लम ये है कि बेटा अगर हम सारे कैरेक्टर एक साथ कंसिडर करेंगे किसी भी क्लासिफिकेशन के लिए तो मैन्युअली उसे हैंडल करना आसान नहीं है। तो हम लोग बेटा यूज करते हैं, डेफिनेटली वी यूज द कंप्यूटर्स, ठीक है। हम कंप्यूटर्स का यूज करते हैं, या तो हम लोग सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम्स होते हैं बेटा उनका हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। सो वी यूज सम सॉफ्टवेयर्स टू हैंडल दिस मच डेटा। इतना सारा डेटा है, हमें हैंडल करना है, ठीक है। तो जब भी हम लोग बहुत बड़ा बायोलॉजिकल डेटा उसको हैंडल करना चाहते हैं, है ना, विद एनी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जैसे डेटा एनालिसिस जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ब्रांच को हम लोग कहते हैं बेटा बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT, ठीक है, और बायोलॉजिकल डेटा, ठीक है। इनका जो बेटा ये जॉइंट वेंचर है, तो जिस इंसान का है ना इसमें सॉफ्टवेयर में भी अच्छा हैंड है और जिसको बेटा बायोलॉजिकल नॉलेज भी अच्छा है तो वो इसमें करियर कर सकता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, ठीक है। तो ये एक विंग है, बट यहाँ पे अभी यूज करना है, हमें समझ में आना चाहिए कि इसमें होता क्या है। अब बेटा कोई भी कंप्यूटर है मतलब प्रोग्राम है मतलब उसकी एक लैंग्वेज है, ठीक है। सो कोडेड लैंग्वेज होती है, आप सब जानते हो, है ना। और ये कोडेड लैंग्वेजेस हम लोग यूज करते हैं, इसीलिए तो जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं बेटा, ऑल कैरेक्टर, जितने भी कैरेक्टर्स है उनको हम लोग है ना बाय नंबर या तो और ए पर्टिकुलर कोड यूज करते, एक किसी पर्टिकुलर कोड से एक या किसी नंबर से उसको इंडिकेट करते हैं। इसीलिए हम लोग इसे न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी कहते हैं, क्योंकि मैं या तो नंबर या कोड से इंडिकेट करता हूँ। अब किसी भी एक सिंगल प्लांट को भी लोगे ना तो उसमें 1 लाख कैरेक्टर आएंगे, तो आप बेटा मैन्युअली ये इसका ये उसका है ऐसा देखते नहीं बैठ सकते, है ना।
तो डायरेक्ट आप प्रोग्राम में उसको ना सेट कर देते हो और वो डायरेक्ट बेटा क्लासिफिकेशन करेगा। इस चीज को यूज होते हुए अभी आजकल आप बहुत देखते होंगे, है ना, ये जो कोविड-19 है ट्रैकर जो बनाया गया है, गूगल ने बनाया है, बिंग ने बनाया है ना, तो इसमें आपको पता चलता है कि किस तरह से कहाँ कितने पेशेंट है, सारे पेशेंट का बेटा फिर ग्राफ बनता है, किसका ग्राफ फ्लैट हो रहा है, किसका एकदम बेटा है ना हाइपर जा रहा है, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। यही है बेटा मतलब बायोलॉजिकल डेटा। अब ये मेडिकल डेटा है, ठीक है, उसको बेटा हम लोग कंप्यूटेशनल टेक्नोलॉजी यूज करके उसको समझने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज अ वेरी ग्रेट वे टू अंडरस्टैंड द क्लासिफिकेशन, टू डू द क्लासिफिकेशन। तो एडनसन नाम के साइंटिस्ट है, एडनसन, इन्होंने बेटा इसकी पहल की थी, एडनसन एट ऑल, ठीक है। तो है ना, इसीलिए इसको हम लोग एडनसोनियन क्लासिफिकेशन कहते हैं। सिंपल है ना। बट अब मैंने आपको एक चीज बताई थी लास्ट क्लास में, है ना, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर द बेस्ट क्लासिफिकेशन। बताओ बेस्ट क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या है, आपको पता है ना। एनी क्लासिफिकेशन विच गिव्स, आप लोग कनेक्टेड हो क्या? यस यस किसी सर। का कुछ, हाँ किसी का साउंड नहीं आ रहा है, बीच बीच में बोलते रहो, मुझे पता चलेगा कि आप हो, जिंदा हो, ठीक है। एनीवे सो कल ऐसे ही हुआ था, मतलब बीच में कनेक्शन चला गया था, मैं 15 मिनट तक पढ़ाता रहा, किसी कोई आवाज ही नहीं आता ना, बाद में पता चला कि मैं पढ़ा रहा हूँ, वो बाकी गायब है, ठीक है। थोड़ा बीच बीच में ऐसे है ना हुंकार भरते रहो, भारत माता की ऐसे जय बोलते रहने का, ठीक है। सो मुद्दा है नाम, अभी तो ये क्लियर करो, नंबर और कोड ये यूज किया जाता। अब मैंने क्वेश्चन पूछा ना, आपने क्वेश्चन का आंसर ही नहीं दिया। मैंने पूछा कि मैं बेस्ट क्लासिफिकेशन किसे कहता हूँ, तो हमारा आंसर क्या है, एनी क्लासिफिकेशन। नहीं वो छोड़ रहे, क्लासिफिकेशन बेस्ट क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं, है ना। क्राइटेरिया क्या है, जो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को ज्यादा वेटेज देता है एज कम्पेयर टू वेजिटेटिव कैरेक्टर। बट अब ये तो बेस्ट क्लासिफिकेशन नहीं है, although it is using a modern scientific way, है ना, but it is not a best classification. Why? Because it gives the same importance, ठीक है, same importance to all characters. तो बेटा ये definitely best classification तो नहीं कहा जाएगा, ठीक है, although it is a very modern and very good, है ना, equipped classification. Okay, तो this is the one way of the classification. फेनेटिक, आप लोगों ने 9th या 10th में मेंडल भाई साहब जो थे उनके बारे में सुना होगा, उन्होंने पी प्लांट का जो है झाड़ लेकर के, है ना, सबको एकदम परेशान किया। तो ये मेंडल भाई साहब ने बोला कि जो भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर होते हैं उसे फिनोटाइप कहो, फिनोटाइप, जीनोटाइप, ऐसे टर्मिनोलॉजीज आपने सुने होंगे, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि हम सारे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर लेते हैं तो सारे ही फिनोटाइप एक साथ कंसिडर करते हैं, इसीलिए इसको मैं फेनेटिक क्लासिफिकेशन भी कहता हूँ, ठीक है। सो ये एक हो गया न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी वाला पार्ट। ओके, नाउ दूसरे पार्ट पे आते हैं, कुछ और कलर भी लेते हैं, येलो कलर लेते हैं, ठीक है। अब एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं बेटा साइटोटैक्सोनॉमी। अभी साइटोटैक्सोनॉमी का मतलब क्या है, साइटोटैक्सोनॉमी में हम लोग यूज करते बेटा सेल, साइटो का मतलब होता है सेल, ठीक है, सेल जो है, तो सेल को यूज करते हैं, सेल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर बेटा स्टडी किया जाएगा, ठीक है। अब सेल के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, उनको भी स्टडी किया जाएगा फॉर क्लासिफिकेशन, जैसे कि क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम का साइज, क्रोमोसोम का शेप, क्रोमोसोम का बिहेवियर, वो कैसे मूव करता है, ठीक है, वो कैसे कॉइल करता है, ये सब कुछ जब देखा जाएगा अगर क्लासिफिकेशन करने में, तो उसे मैं साइटोटैक्सोनॉमी कहता हूँ। अब ये डिफर करता है ना कि कौन सा कैरेक्टर हम लोग यूज करते हैं। फिर आता है बेटा एक जिसको हम कहेंगे कीमोटैक्सोनॉमी। ये तो आसान है, आप सब जानते हो, समझा सकते हो आप खुद ही मुझे कि सर कीमोटैक्सोनॉमी का मतलब ये होता है, क्या हो सकता है बताओ? केमिकल्स के ऊपर बेस्ड, मैं केमिकल एनालिसिस करूंगा, है ना। अब ये इससे भी बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो लास्ट हो गया। केमिकल एनालिसिस करता हूँ मैं हर सेल का, अभी डीएनए कैसा है, आरएनए कैसा है, ठीक है, फिर प्रोटीन कंपोनेंट, फिर बेटा कार्बोहाइड्रेट, ये सबको बेटा मैं यूज करना शुरू करता हूँ।
मैं उसे केमोटैक्सोनॉमी कहता हूँ। चलो, आप केवीपीवाई की एग्जाम दोगे और आपको वो क्वेश्चन पूछेंगे, वन साइंटिस्ट वन डे, है ना, स्टक व्हाइल क्लासिफाइंग टू प्लांट्स, है ना, ऐसा वो बोलेंगे। सो विच क्लासिफिकेशन ही विल यूज टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आया क्या? यस है सर। ना, एक साइंटिस्ट एक दिन परेशान हो गया, दो प्लांट्स में क्लासिफिकेशन में रुक गया, ये अलग स्पीसीज है या एक ही स्पीसीज है, समझ नहीं आ रहा उसको, तो फिर वो क्या यूज करेगा? ठीक है, मतलब सीधा सीधा क्वेश्चन है कि कभी भी जब भी क्लासिफिकेशन में प्रॉब्लम्स होते हैं तो उसको रिजॉल्व करने के लिए आप कौन से टैक्सोनॉमी को यूज करते हो? तो आपका आंसर होगा बेटा कीमोटैक्सोनॉमी। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन भी पता चल गया, आंसर भी आ गया, आप तो बहुत टैलेंटेड हो, हैं? सो मुद्दा आ गया बेटा, ये हो गया कीमोटैक्सोनॉमी। कोई बड़ी बात ही नहीं है, सिंपल बात हो गई, है ना। अब ये सारी के सारे बेटा हमने टाइप पढ़ लिए। नाउ अब मैं आपको ये बेसिक बता रहा हूँ, ये तो एनसीईआरटी का। अब मैं एक बहुत बहुत सिंपल बेसिक आपको समझा देता हूँ। ठीक है, खास करके अभी अभी थोड़ा थोड़ा ताजा ताजा आप केवीपीवाई एग्जाम दोगे तो उसमें मियोसिस, माइटोसिस, इसके बारे में ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, उसके बाद जेनेटिक्स के बारे में, इवोल्यूशन के बारे में, और इकोलॉजी जो होता है, इकोलॉजी, है ना, इसकी इकोसिस्टम, ये फूड चेन, फूड वेब, है ना, प्रोडक्टिविटी, इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। मतलब आज जो रिसर्च चल रहा है उसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं। अभी तो आपका उतना है नहीं पोटेंशियल, नहीं तो मैं आपको बताता था कि वो, है ना, आप कोविड-19 के लिए वैक्सीन कैसे कैसे, कितने 10 तरीके हैं, कैसे कैसे बनाओगे, बट आप नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो चलो हम लोग बेसिक पे आते हैं बेटा। मेरे को तो बेसिक बताना है। अभी बेसिक क्या है भाई? ये है बेसिक, है ना। अब बेसिक क्या है? बेसिक में मैं माइटोसिस और मियोसिस, ठीक है, इन दोनों के बीच में, है ना, हमें कंसेप्ट समझना है। अब ये मैं सब कुछ इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे ये प्लांट किंगडम नाम का चैप्टर समझना है। ठीक है, अब मैं प्लांट किंगडम चैप्टर समझना चाहता हूँ। चलो मैं एक बहुत ही सिंपल कंसेप्ट लेता हूँ। आप में से कितने लोग बता सकते हैं कि एक ह्यूमन बीइंग के सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं, है ना? हाउ मेनी क्रोमोसोम आर देयर? तो 23 हमें pairs, आंसर मिलता 46 है chromosomes. 46 46 क्रोमोसोम, है ना। तो वो बच्चे ने पहले सही बोला था, ये तो गलत है। 46 बोलना, हमें क्या बोलना चाहिए? 23 पेयर। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सो डेफिनेटली बेटा दे हैव द 23 पेयर। बस अब इसी को मैं कहता हूँ पेयर है। इसका मतलब क्या है कि एक ही क्रोमोसोम की दो दो कॉपीज प्रेजेंट है, बराबर है ना, 23 कॉपीज ऑफ वन सिंगल क्रोमोसोम। ठीक है, तो इसलिए मैं इस सेल को डिप्लॉइड कहता हूँ। क्या कहता हूँ इसे मैं? डिप्लॉइड, या तो 2n ऐसा टर्मिनोलॉजी लिखता हूँ। ठीक है, नाउ अब माइटोसिस मुझे समझना है। माइटोसिस का मतलब क्या है? मेरे पास अगर कोई 2n सेल है, डिप्लॉइड सेल है, ठीक है, और ये सेल जब डिवाइड करेगा तो बेटा ये फिर से दो डॉटर सेल बनेगा जिसमें कोई प्लॉइडी लेवल रहेगी, मगर ये डिप्लॉइड है तो इसके डॉटर सेल भी डिप्लॉइड रहेंगे। तो अगर पेरेंट सेल डिप्लॉइड है तो डॉटर सेल भी बेटा डिप्लॉइड है। तो वही माइटोसिस है। तो व्हाट इज माइटोसिस? माइटोसिस मतलब ऐसा डिवीजन जिसमें पेरेंट में जितने क्रोमोसोम है उतने ही डॉटर सेल में होने चाहिए। ठीक है, सो इसीलिए इसको मैं इक्वल डिवीजन कहता हूँ। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? द इक्वल डिवीजन, है ना। इक्वल डिवीजन कहा, इसका मतलब क्या है कि द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम प्रेजेंट इन पेरेंट, है ना, जितने प्रेजेंट बेटा पेरेंट सेल में है क्रोमोसोम उतने ही है। तो अगर बेटा ये अपना ह्यूमन बीइंग का सेल अगर डिवाइड करेगा, माइटोसिस करेगा, तो फिर बेटा उससे जो दो सेल बनेंगे उसमें कितने क्रोमोसोम होंगे? वही 46 एंड 46। श्योर है? तो ये डेफिनेटली बेटा सिंपल है। तो इसी को हम आगे बढ़ाते, इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते। मान लेते बेटा मेंडल भाई साहब ने ये प्लांट लिया था, पी प्लांट, बराबर है, पाइसम सटाइवम, करेक्ट है, पी प्लांट, है ना। अब पी प्लांट में जो 2n होता है डिप्लॉइड, वो होता है बेटा 14 क्रोमोसोम। कितना होता है? 14 क्रोमोसोम। ठीक है, अभी इसको भी हम लोग यूज करेंगे, आगे आगे देखते हैं। इसका मतलब अगर पी प्लांट जिसमें 14 क्रोमोसोम है, अगर वो माइटोसिस करेगा तो दो डॉटर सेल बनेंगे जिसमें 14 और 14 क्रोमोसोम ही होंगे। मतलब ये 2n था तो यहाँ पे 2n और 2n ही मुझे मिलेगा। इट्स अ सिंपल थिंग, कोई बड़ी बात नहीं है। नाउ अगर मैं कहता हूँ कि एक सेल है मेरे पास में
जो बेटा 3n है मतलब ट्रिप्लॉइड है। अगर ये ट्रिप्लॉइड है तो इसका सीधा मतलब बेटा अगर ये माइटोसिस करेगा तो बेटा मुझे 2 डॉटर सेल मिलेंगे जिसमें ट्रिप्लॉइड ट्रिप्लॉइड ही रहेगा, है ना। मेरे पास एक सेल है बेटा जो टेट्राप्लॉइड है, मतलब वही सेट 4 बार रिपीट हुआ है, तो मुझे 2 सेल मिलेंगे 4n एंड 4n। सेम गोइंग ऑन बेटा 5n से मुझे मिलेंगे 5n एंड 5n। सेम गोइंग ऑन हेक्साप्लॉइड है तो हेक्साप्लॉइड से मुझे मिलेंगे बेटा हेक्साप्लॉइड ही मिलते हैं, है ना। हेप्टैप्लॉइड है तो मुझे मिलेंगे बेटा हेप्टैप्लॉइड ही मिलेंगे। ऑक्टैप्लॉइड है तो ये कंसेप्ट है, नॉर्मली बेसिक है, एकदम बेसिक। मतलब मुझे बताना यही है कि पेरेंट सेल में जितने क्रोमोसोम की प्लॉइडी होगी उतना ही बेटा डॉटर सेल में रहेगा। अब आता है क्वेश्चन मेरे लिए, अगर सपोज बेटा खुद प्लांट हैप्लॉइड है, मतलब सिर्फ एक सेट है, तो बेटा उसमें माइटोसिस अगर हो गया तो क्या होगा। तो सेम थिंग है बेटा, ये पॉइंट नोटिस करने वाला है। हाँ ठीक है, ये पॉइंट नोटिस करने वाला है, ठीक है। अब मैं एक कंसेप्ट आपको समझा देता हूँ, है ना। कंसेप्ट एक बार है ना क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन क्या है, इफ ए पी प्लांट सेल कंसिस्ट ऑफ है ना 28 क्रोमोसोम, ठीक है। सो फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट इट्स हैप्लॉइड, ठीक है, एंड बेसिक क्रोमोसोम नंबर, है ना। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है, ठीक है। तो क्या है ये क्वेश्चन, आप क्या आंसर दोगे, बताओ कौन देगा आंसर इसका। एक पी प्लांट सेल है, उसमें कितने क्रोमोसोम है, 28 क्रोमोसोम है, ठीक है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि उसका हैप्लॉइड कितना होगा और उसका बेसिक क्रोमोसोम नंबर कितना होगा, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उसका 2n14 होता है, अब भी बताया मैंने, ये देखो है ना, आप देख सकते हो, बताया था कि नहीं, पी प्लांट में 2n कितना होता है रे, 14 क्रोमोसोम है। तो इसको समझो, अभी बहुत आसान है यार, बहुत ही आसान है। अगर 2n48 होता है, इसका मतलब जो प्लांट सेल हमें दिया गया है वो 4n है। कितने लोगों को समझ में आया बताओ, एग्जैक्टली है ना। हाँ अभी क्लियर, यही तो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं फिर हमें पता ही नहीं चलता क्या जवाब देना है ना। तो नॉर्मल है ये, कोई बड़ी बात थोड़ी है। अभी इसका मतलब ये क्या हो गया भाई, ये 4n है, सिंपल है ना। ऐसे क्वेश्चन अभी लेते चलेंगे, देखो अभी 4n कंडीशन है तो मुझे समझ में आ गया। अब तो मुझे सबसे बेसिक नीड पता होनी चाहिए कि अरे इसका 2n कितना होता है, ये तो नॉर्मल है बेटा, सबको पता होता है पी प्लांट के बारे में। तो ये बेटा 4n कंडीशन होगी। अभी इसका सीधा मतलब है, मुझे समझना है, अब मुझे आंसर चाहिए ना, मुझे तो है ये 28 है, 4n मतलब 28 क्रोमोसोम है, ठीक है। तो अब मुझे आंसर दो ना, हैप्लॉइड और बेसिक क्रोमोसोम नंबर कितना होगा, है ना। हैप्लॉइड और बेसिक क्रोमोसोम नंबर कितना होगा, आंसर हैप्लॉइड 14 होगा, हाँ है ना। अगर 4n बेटा 28 है तो 2n कितना होगा बेटा 14, श्योर 2n कितना होगा 14। तो मुझे अभी समझाना है, हाँ अभी देखो बहुत इंपॉर्टेंटली क्या है मैं समझाना चाहता हूँ। बहुत बार बुक्स में एक वर्ड को बहुत अलग ढंग से बताया जाता है और बच्चे उसमें कंफ्यूज होते हैं, तो चलो समझ लेते हैं। मैं पहली चीज बताता हूँ, व्हाट इज बेसिक क्रोमोसोम नंबर, ठीक है। बेसिक क्रोमोसोम नंबर, बेसिक क्रोमोसोम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एक्स, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल का बेसिक क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो स्मॉल एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। ये है, इट इज द मिनिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट, कितने मिनिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक सेट में प्रेजेंट होते हैं उसे उसका मैं बेसिक क्रोमोसोम नंबर कहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल पी प्लांट के केस में नंबर है ना एक्स इज इक्वल टू कितना है बेटा 7, ये है, ठीक है। एक ह्यूमन बीइंग के सेल के केस में, इन केस ऑफ द ह्यूमन द एक्स इज इक्वल टू इट इज अ 23, ओके। तो बेसिक क्रोमोसोम नंबर वाला को कंसेप्ट समझ में आना चाहिए।
है ना, द मिनिमम अमाउंट और द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ए सिंगल सेट, ठीक है। तो उसे मैं कहता हूँ बेटा उसका बेसिक क्रोमोसोम नंबर, उसकी एक आइडेंटिटी है हर एक ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। अब आता है बेटा एक होता है प्लॉइडी। अब प्लॉइडी का मतलब क्या है, व्हाट इज अ प्लॉइडी, है ना। प्लॉइडी का मतलब क्या है, प्लॉइडी का मतलब है कि हाउ मेनी टाइम द बेसिक क्रोमोसोम नंबर सेट इज रिपीटेड, ठीक है। मतलब आपको समझ में आना चाहिए बेटा रिपीट्स ऑफ द एक्स, ठीक है। ये एक्स जो है कितनी बार किस सेल में प्रेजेंट है उसे मैं प्लॉइडी कहता हूँ, ठीक है। अगर मैंने बोला बेटा ये सपोज बोल दिया यहाँ पे 4n, तो इसका मतलब क्या है x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, मतलब ये 4 बार रिपीट हुआ ना यहाँ पे, है ना। इसीलिए अब इसमें अगर x इज 7 तो ये बेटा 28 है इन केस ऑफ द पी प्लांट, है ना। अब अगर मैं ये कहता हूँ 3n, सो 3n है मतलब बेटा x and x and x, so it is what the 21 ट्रिप्लॉइड कंडीशन, इसको मैं टेट्राप्लॉइड कहता हूं। सो दिस इज कॉल्ड एज अ टेट्राप्लॉइड एंड दिस इज व्हाट द ट्रिप्लॉइड, ठीक है। अब इसी कड़ी में बेटा हम लोग आते हैं 2n, मतलब कितनी बार वो सेट प्रेजेंट है बेसिक क्रोमोसोम का, 2 बार, है ना। 2n तो मेरे लिए क्रोमोसोम नंबर 14 हो गया और इसी को मैंने बेटा डिप्लॉइड कहा, इसको मैंने डिप्लॉइड कहा, ठीक है। नाउ यहाँ पे आते बेटा अगर मैंने n लिखा तो n मतलब कितनी बार उसी क्रोमोसोम नंबर सेट प्रेजेंट है, बेसिक एक ही बार, वंस टाइम, ठीक है। तो कितना है पी प्लांट में 7 है। अब मैं इसे क्या कहता हूँ, है ना, ये क्वेश्चन है, मैं इसे क्या कहता हूँ बताओ, इसे मैं क्या कहता हूँ, यही मिसकंसेप्शन है सब में। इसे बेटा मैं कहता हूँ नहीं, मोनोप्लॉइड, मोनोप्लॉइड, यस। सो n इज द मोनोप्लॉइड। ये कंसेप्ट बहुत लोगों को पता नहीं होता है या समझ में नहीं आता है, ठीक है। अब बेटा अगर ये मोनोप्लॉइड है ना, तो फिर सर ये हैप्लॉइड क्या होता है, फिर ये क्वेश्चन आता है सर 7 टाइम्स। सो व्हाट इज हैप्लॉइड, हैप्लॉइड मींस हाफ ऑफ द पेरेंटल क्रोमोसोम और पेरेंटल प्लॉइडी इज द हैप्लॉइड। मतलब अगर बेटा पेरेंट सेल 4n है तो 2n उसका हैप्लॉइड होगा, समझ गए क्या। सर अगर n है पेरेंट का तो नहीं होगा, ठीक है। अगर बेटा ये 6n है तो बेटा हैप्लॉइड 3n होगा, ठीक है। अगर बेटा 2n है तो हैप्लॉइड n होगा। तो नॉर्मली दुनिया में जितने प्लांट एनिमल पाए जाते हैं, सुनो पहले, हाँ, नॉर्मली जितने दुनिया में प्लांट एनिमल्स पाए जाते हैं वो 2n है, तो उसका मोनोप्लॉइड ज्यादा करके पाया जाता है, इसीलिए n को ही हैप्लॉइड लिखा रहता है बुक में। बिकॉज नॉर्मली जनरली प्लांट एनिमल इंसेक्ट्स, है ना, कैसे हैं सारे बेटा, कैसे हैं, है ना, डिप्लॉइड है, इसीलिए हैप्लॉइड को ही हम लोगों ने बाय डिफॉल्ट, है ना, मोनोप्लॉइड को ही हमने बाय डिफॉल्ट हैप्लॉइड कह दिया। बट व्हाट इज हैप्लॉइड, हैप्लॉइड का मतलब क्या है, हैप्लॉइड का मतलब है हाफ ऑफ द पेरेंटल प्लॉइडी इज कॉल्ड एज द हैप्लॉइड। नाउ कम टू दिस पॉइंट, यहाँ पे अब इस क्वेश्चन को समझो ना, ये क्वेश्चन क्या है, इफ अ पी प्लांट सेल कंसिस्ट ऑफ 28 क्रोमोसोम, बराबर क्या है 28 क्रोमोसोम है, तो फिर उसका हैप्लॉइड कितना होगा 14 एग्जैक्टली तो ये आपका आंसर है 14 हैप्लॉइड, और उसका बेसिक क्रोमोसोम नंबर कितना होगा 7, ये आंसर है ना। अगर आपने ये कंसेप्ट सही ढंग से नहीं समझा, इसको आपने हैप्लॉइड कह दिया मोनोप्लॉइड को, तो बेटा आपका आंसर क्या आता था 7 and 7 आता था, बराबर है, और वो गलत था, वो तो गलत था। सही क्या है, व्हाट इज हैप्लॉइड, हैप्लॉइड इज ऑलवेज द हाफ द प्लॉइडी ऑफ द पेरेंटल सेल। नाउ, है ना, जब भी क्रोमोसोम नंबर बेटा इवन है तो ही बेटा उसका हैप्लॉइड बनता है ना। अगर ऑड प्लॉइडी होगी जैसे कि 3n या 5n या 7n, तो उसका हैप्लॉइड नहीं बन सकता, है ना। जैसे अभी किसी बच्चे ने पूछा था सर n है तो क्या होगा, ठीक है, n है तो क्या होगा, तो n का तो नहीं हो सकता, n मोनोप्लॉइड है, तो ये बेसिक क्रोमोसोम नंबर है, उसका कुछ नहीं हो सकता है। आर यू श्योर एवरीवन? यस सर, yes, देखो ये बहुत सिंपल, बहुत सिंपल कंसेप्ट है आपका, बेसिक एकदम बिल्कुल बढ़िया, फाइन देन।
यस ठीक है, तो ये एग्जैक्टली बेटा आपको समझ में आना चाहिए। हाँ बेटा बोलो, सर उस क्वेश्चन में कुछ पूछना 2n जो चाहते हो? आया था, हाँ तो उसको डिप्लॉयड बोलेंगे हैप्लॉयड बोलेंगे? अरे भाई, उसे डिप्लॉयड मैं कहता हूँ, है ना। मैं हैप्लॉइड का मीनिंग इसीलिए, तो ये क्या है हैप्लॉइड? 2n भी हैप्लॉइड हो सकता है, बट 2n इज द हैप्लॉइड ऑफ द 4n। 3n is the haploid of the 6n। 3n is a triploid, but 3n is the haploid of the 6n, है ना। यही तो मैं समझा रहा हूँ। Are you sure? There is a, है ना, one way you have to think it, yes or no? Haploid मतलब half the ploidy of the, है ना, half the ploidy of the parental cell. If the parental cell is a hex, है ना, octahaploid, the 4n is the haploid. Are you sure or not? Yes. है ना, यस इट इज अ टेट्राप्लॉइड। 4n मतलब टेट्राप्लॉइड होता है, बट इट इज द हैप्लॉइड ऑफ, है ना। मतलब अगर ऐसा बोलूं तो तुझे समझ में आएगा कि टेट्राप्लॉइड इज द हैप्लॉइड ऑफ द ऑक्टैप्लॉइड। यस यस सर हाँ, ये चीज है। डन। तो ये हैप्लॉइड मतलब हाफ द प्लॉइडी ऑफ द पेरेंटल सेल। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द माइटोसिस एंड मियोसिस। यू नो, माइटोसिस में क्या होता है? माइटोसिस में जितनी पेरेंट की प्लॉइडी लेवल होती है बेटा, उतनी ही मेंटेन रहती है, जो हमने यहाँ पे बनाया है इतनी देर से। तो मैंने ये खास करके आपको बताया बेटा स्पेशली, कि अगर बेटा हैप्लॉइड ही है सेल, तो बेटा उसके दो बिल्कुल बन सकते हैं। ठीक है, मतलब जो मोनोप्लॉइड है, तो मोनोप्लॉइड से मोनोप्लॉइड मोनोप्लॉइड बन सकते हैं। तो इक्वल डिवीजन ही माइटोसिस है। नाउ ओके, अगर ये कंसेप्ट आपको क्लियर है तो हम मार्कर बदल देते हैं, कलर अलग लेते हैं। क्या वही कलर यूज करना है? रेड लेते हैं। ठीक है, तो बेटा हम लोग कंसीडर करते हैं एक और कंसेप्ट को, जिसको हम लोग कहते हैं मियोसिस। जैसे माइटोसिस को मैंने इक्वल डिवीजन कहा, मियोसिस को मैं रिडक्शन डिवीजन कहता हूँ। ठीक है, मैं इसे कहता हूँ रिडक्शन डिवीजन, है ना। अच्छा आ रहा है राइटिंग, थोड़ा थोड़ा अभी प्रैक्टिस हो रही है। चलो, तो देखो ये मियोसिस, अभी रिडक्शन डिवीजन एग्जैक्टली। नाउ फिर से वही पॉइंट है यार, मेरे पास में 4n सेल है, तो उससे बेटा 4 सेल बनेंगे, है ना। और चारों में क्या होगा? 2n 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 हो गया। मतलब 4n से 2n बना, तो यही रिडक्शन डिवीजन है। तो जितना पेरेंट सेल में था उसका बेटा है ना, हाफ जो है वो डॉटर सेल में आ गया। अगर सेल 2n है तो 2n से बेटा 4 सेल मिलेंगे, और हर सेल में क्या होगा बता दो? n, है ना। अगर बेटा 6n कंडीशन है तो बेटा उससे 4 सेल बनेंगे। मियोसिस में 4 सेल बनते हैं, 4 डॉटर सेल बनते हैं, तो क्या होगा? 3n 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 3n। सही है, एग्जैक्टली। अगर 8n है तो क्या बनेगा रे मियोसिस 4n में? 4n 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 से आने वाले लोग खतरनाक हो गए आजकल, 4n। ठीक है, सो नेक्स्ट, तो देखो ये भी इसके बाद में बेटा 10n पे आ जाते हैं भाई। 10n है ना, तो 10n है तो बेटा 5n 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 बनेगा। सो बट बेटा क्या हैप्लॉइड है ये? मोनोप्लॉइड से कुछ हो सकता है क्या? इसका कुछ आधा हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। इसका हो सकता है? नहीं हो सकता। मतलब सिंपल है, माइटोसिस किसी भी प्लॉइडी का हो सकता है, ऑड हो या इवन, बट मियोसिस सिर्फ बेटा इवन प्लॉइडी का ही हो सकता है। जो है सिर्फ इवन प्लॉइडी हो सकता है, ओनली इवन प्लॉइडी, है ना। ये एग्जैक्टली हमें क्लियर होना चाहिए। श्योर, पक्का है ना। सो दैट इज व्हाट द Yes, sir. पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर। यस, बहुत बढ़िया बेटा। तो अब ये कंसेप्ट जो है, अगर आपको माइटोसिस और मियोसिस इनके बीच का डिफरेंस अगर साफ है, एकदम क्लियर है, और आपको ये भी पता है कि हैप्लॉइड क्या होता है, मोनोप्लॉइड क्या होता है, डिप्लॉइड क्या होता है, तो अब मैं यह सारे कंसेप्ट को, ये सारा जो कंसेप्ट है, इसको अब मैं प्लांट के लाइफ साइकिल को समझने के लिए यूज करना चाहता हूं। आई वांट टू यूज दिस कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लांट। हम लोग ह्यूमन बीइंग का अगर एग्जांपल लेते हैं, ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लेते हैं, उसको थोड़ा एक अलग कलर लेंगे, पर्पल कलर। ठीक है, तो अगर ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लेते हैं, ये एक ह्यूमन बीइंग है ना। इस ह्यूमन बीइंग के बारे में सोचो, ये एक मेल है, ठीक है, और इसके पास बेटा जितने भी सेल है, हर एक में 46 क्रोमोसोम, जिसको मैं 23 पेयर कहता हूँ, वो प्रेजेंट है। ठीक है,
दिस इज व्हाट द सिंपल थिंग। नाउ बेटा ये है एक फीमेल, है ना, ये तो दुनिया का रूल है। इसके पास भी बेटा सेल में 46 क्रोमोसोम है, ठीक है। अब बताओ, सपोज इसने बेटा स्पर्म सेल प्रोड्यूस किया और उसमें 46 क्रोमोसोम है, और ये जो है ना मेम साहब ने एक सेल प्रोड्यूस किया, इसमें भी बेटा 46 क्रोमोसोम है, दोनों का यूनियन हुआ, तो बताओ बच्चे में कितने क्रोमोसोम हुए? ये तो खतरनाक सिचुएशन आ गई है। 46 अरे सर अरे भाई, 92 होगा। अरे तो मैंने जो सिचुएशन बताई वो तो देखो ना, है ना, ये तो देखो। मैंने बोला कि ये तो डेंजरस सिचुएशन आ गई, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, सही बात है ना। तो क्या बेटा सिर्फ माइटोसिस से, है ना, पॉसिबिलिटीज होगी, लाइफ साइकिल पूरा हो सकता है क्या? नहीं, है ना। तो किसी भी इंसान के या किसी भी प्लांट के लाइफ साइकिल पूरा करने में, उसके डेवलपमेंट में दोनों प्रकार के सेल डिवीजन का बराबर रोल होता है। ठीक है, माइटोसिस का भी अपना एक इम्पोर्टेंस है, वैसा ही मियोसिस का भी एक इम्पोर्टेंस है। मतलब अगर ये स्पर्म सेल प्रोड्यूस करने के लिए मियोसिस करे तो बेटा, है ना, ये 23 क्रोमोसोम उसके पास आ जाएंगे, और ये एक सेल बनाने के लिए बेटा तो 23 आ जाएंगे। और बेटा जो स्पीसीज है, आने वाली स्पीसीज में हजारों जनरेशन तक जितने भी बेटा ह्यूमन पैदा होते रहे, हर बार बेटा 46 क्रोमोसोम, ये जो कांस्टेंट है स्पीसीज का, ये मेंटेन रखा जाएगा। आर यू श्योर और नॉट? बात समझ में आती है? यस सर। यस सर। तो ये बेटा मतलब ये इसका लाइफ साइकिल जो है, अब ये अपने ही सेल बनाना चाहता है, इसके स्किन के सेल बनाना चाहता है, तो स्किन के सेल जो है, इसका मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म दो प्रकार के सेल बना सकता है। एक जिसको मैं बोलता हूँ गैमेट, और दूसरा जिनको हम लोग कहते हैं सोमैटिक सेल, है ना। सर सोमैटिक सेल यूजुअली, खास करके अगर ह्यूमन बीइंग के केस में आप कंसिडर करो, तो गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, एंड द सोमैटिक सेल, और सोमैटिक मतलब जितने भी बाकी बॉडी के सेल होते हैं वो डिप्लॉयड है, ठीक है। यही है मतलब, एक ह्यूमन बीइंग अपने लाइफ में सिर्फ एक ही बार, एक ही कंडीशन में हैप्लॉइड सेल बनाता है, ठीक है। बाकी उसको कभी भी जरूरत नहीं पड़ती, बाकी सारे सेल बेटा उसके डिप्लॉयड ही होते हैं। आर यू श्योर और नॉट? है ना, सिर्फ Yes, गैमेट sir, बनाते clear. वक्त ही बेटा वो हैप्लॉइड कंडीशन में आएगा, अदरवाइज कभी भी उसको हैप्लॉइड कंडीशन में आने की जरूरत है किसी भी ह्यूमन बीइंग को? कभी भी नहीं, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड नाउ। अब अगर आपका ये बेसिक क्लियर है, इसका मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल में, है ना, पर्टिकुलर इंसिडेंस पे माइटोसिस और पर्टिकुलर इंसिडेंस पे मियोसिस की नेसेसिटी होती है, ठीक है। तो अब हम लोग, जो अभी हमारा चैप्टर है बेटा प्लांट किंगडम, और इसमें हमें पढ़ने हैं बहुत सारे अलग अलग प्रकार के प्लांट के ग्रुप्स, जैसे कि एल्गी और ब्रायोफाइटा, then the pteridophyta, then the gymnosperm एंड देन द एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। तो ऐसे बेटा 5 डिफरेंट ग्रुप है, इनके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो बहुत बड़ा पोपट पंछी है जो हमें करनी पड़ेगी, है ना, कोई भी मुश्किल बात नहीं है, आसानी से सब याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात है ही नहीं। ओके चलो, है ना। तो अब बेटा हम लोग हेडिंग देते हैं, हमें पढ़ना है लाइफ साइकिल, ठीक है, इन प्लांट्स। अभी तक जो कुछ भी मैंने बताया बच्चों, जो कुछ भी मैंने माइटोसिस मियोसिस जो भी बड़बड़ की, अब ये सिर्फ लाइफ साइकिल जो है प्लांट्स में, ये समझाने के लिए है। मतलब आने वाले क्लास में मैं एल्गी, फंगस का तो हो गया, ठीक है, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, इनके बारे में जब भी बोलूंगा तो ये लाइफ साइकिल आएंगे। तो आर यू देयर? सब लोग वहीं पे हो क्या? कुछ आवाज नहीं आ रही है। यस सर। वेरी Yes, गुड, sir. वेरी गुड, भारत माता की जय, ठीक है। हाँ चलो, तो ये थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी तो मुद्दा आता है बेटा, लाइफ साइकिल को समझने की कोशिश करते हैं। बड़ा ध्यान से देखना, एक एक पॉइंट मैं क्लियर करता चला जाता हूँ बेटा। सब लोग बड़ा ध्यान से सुनो। माइटोसिस मतलब ऐसा डिवीजन जिसमें जितना प्लॉइडी होगा पेरेंट सेल का, उतना ही प्लॉइडी बेटा डॉटर सेल का होना चाहिए। दूसरा, मियोसिस मतलब ऐसा डिवीजन जिसमें
प्लॉइडी लेवल जितना भी हो पेरेंट सेल का, उसका एग्जैक्ट हाफ मतलब हैप्लॉइड आएगा। ये क्लियर हो गया। अब ये कंसेप्ट मेरे दिमाग में है, अब मैं उसको यूज करना चाहता हूँ। चलो, है ना, कोई भी मूवी बेटा ऐसे ही शुरू होती है स्लो मोशन में, है ना। स्लो मोशन में मेरे पास में यहाँ पे ये देखो, ये एक गैमिट है, एंट्री हुई हीरो की, हीरोइन की एंट्री हुई है, दूसरा एक गैमिट है, दोनों गैमिट है बेटा, है ना। ये दोनों गैमिट हैप्लॉइड है, एन एन लिखा हुआ है। ये दोनों गैमिट एक दूसरे के पास में आते हैं स्लो मोशन में, और इनके बीच में होता है सिनगैमी, मतलब ही फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सिनगैमी हुई, फर्टिलाइजेशन हुआ, और यहाँ पे मुझे मिला बेटा ऐसा सेल जिसको मैं बोलता हूँ जाइगोट, है ना। सो व्हाट यू गॉट फ्रॉम द सिनगैमी? आंसर इज जाइगोट, नॉर्मल आंसर है। ठीक है, तो वन थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड, अरे ये तो जाइगोट तो डिप्लॉयड है। ओ हो, मतलब मुझे समझ में आया सर। अभी तक आपने एक चीज बताई थी, वो क्या थी सर? अगर डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बनाना है तो मियोसिस होता है। हाँ हाँ हाँ, सही है। फिर सर अगर हैप्लॉयड से डिप्लॉयड बनाना है तो कौन सी प्रोसेस होनी चाहिए? एग्जैक्टली, फर्टिलाइजेशन। कितने लोगों को पकड़ में आया पॉइंट है? सर एक बार वापस समझाओ ना। हाँ हाँ, देखो माइटोसिस, अरे यार मैं 2n से हैप्लॉइड, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाना चाहता हूँ तो क्या प्रोसेस होती है? मियोसिस ना, रिडक्शन डिवीजन, है ना। अगर हैप्लॉइड से मुझे डिप्लॉइड चाहिए तो मैं क्या करूंगा, है ना, फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स। 2n फ्यूज होंगे तभी तो 2n बनेगा। यस सर यस, यस हाँ, सर ये कंसेप्ट पकड़ो ना। मतलब मैंने अभी 3 चीजें बता दी आपको, है ना, है ना। प्लॉइडी टू प्लॉइडी, प्लॉइडी मेंटेन रखना मतलब बेटा क्या है? प्लॉइडी मेंटेन रखना है मतलब क्या है? माइटोसिस है। माइटोसिस एग्जैक्टली, प्लॉइडी को हाफ बना देना मतलब क्या है रे भाई? मियोसिस है। Meiosis. बट वो हाफ प्लॉइडिस को जोड़ देने का मतलब क्या है भाई? फर्टिलाइजेशन है। ओ हो, क्या टैलेंट है तुम लोगों में, है? खतरनाक। सो आर यू श्योर, है ना। अब तो ये कहानी तो ऐसी होती है ना। नाउ अभी थोड़ा ध्यान देते हैं। मेरे पास में ना ये जो सेल है ना, इसको मैं इधर थोड़ा सा देख लेता हूँ। चलो मैं यहाँ पे बोलता हूँ, फिर एक बार वही कहानी दोहराता हूँ, फिर से वही, है ना। बहुत सारे मूवीज में बेटा यही सेम स्टोरी होती है, हीरो हीरोइन फिर मिलना, फिर ये इस तरह से बीच में कॉमेडियन भी आता है। ये देखो, ये है सिनगैमी, फिर से वही हुआ, सेम टू सेम रिजल्ट आया बेटा। व्हाट यू गॉट फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन? द आंसर इज जाइगोट, है ना। सो दैट इज व्हाट द पॉइंट। ओके, तो ये तो दोनों चीजें सेम है सर। तो मैं और आगे लिखता हूँ, अभी देखना, अभी सब लोग अपने आंखें खुली रखना। मुद्दा क्या है, क्लियर देखो, बहुत सिंपल। इस जाइगोट ने डिसाइड किया, ये जाइगोट ने बोला कि लाइफ साइकिल में आगे तू क्या करेगा, इसको क्वेश्चन पूछा गया। ये बोला मैं मियोसिस करूंगा। वाओ, बढ़िया है। क्यों रे भाई? नहीं, मेरे लाइफ साइकिल में जो एडल्ट बॉडी बनती है, जो थैलस बनता है, वो हैप्लॉइड ही होता है। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो आप में से कितने बच्चे बता सकते हैं बेटा, एक एडल्ट जो खुद हैप्लॉइड है और वो बेटा हैप्लॉइड ही गैमेट बनाना चाहता है, तो वो कौन सी प्रोसेस करेगा? Mitosis. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, पकड़ Mitosis. लिया कंसेप्ट। हाँ, हो गया। अब एक चलो, कहानी में इधर ट्विस्ट है, इधर ट्विस्ट है। हाँ, यहाँ से कहानी तो वैसी शुरू हुई है, पर अभी थोड़ा एक चेंज आता है। इस जाइगोट को पूछा गया, भाई तू क्या करेगा? बोले उसने वो किया, मैं नहीं करूंगा। बोले तू क्या करेगा? बोले हमारे इधर तो ऐसा होता है कि जो भी एडल्ट बॉडी बनती है ना, वो 2n होती है, डिप्लॉइड। अच्छा, तो फिर यहाँ क्या हुआ होगा बता दो? Mitosis. माइटोसिस एग्जैक्टली, माइटोसिस हुआ है ना। अब आप में से सब बच्चे मुझे बता सकते हैं रे कि अगर एक 2n एडल्ट है ना, डिप्लॉइड एडल्ट है, और वो अगर हैप्लॉइड गैमेट बनाना चाहता है तो क्या प्रोसेस करेगा? कौन बता सकता है? Meiosis. वाह वाह वाह, टैलेंट है भैया आप लोगों में, खतरनाक लेवल का टैलेंट है। तो बहुत ही खतरनाक हो गया। तो मैं एक क्वेश्चन पूछूं, क्या बेटा गैमेट बनाने के लिए हमेशा मियोसिस करना ही पड़ता है क्या? नहीं देखो ना, नहीं, ये पहले वाले में देखो, इधर देखो, इधर तो माइटोसिस से गैमेट बना है। हाँ, यही तो मैं चाहता हूँ।
ठीक है। हाँ, अभी दोनों को मैं क्या कहता हूँ बड़ा ध्यान से देखना बच्चों। अभी मैं सारा चीजें बोलूंगा फिर क्वेश्चंस पूछूंगा, सो बी रेडी फॉर इट। तो बेटा बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी मेन जो बॉडी होती है वो हैप्लॉइड ही होती है, क्योंकि उनका जाइगोट मियोसिस करता है। ठीक है, और इसीलिए उनके लाइफ साइकिल में, है ना, उनके ऊपर जो कुछ भी होगा, उसका थैलस होगा, उसके सेक्स ऑर्गन्स आएंगे, उसके गैमेट बनेंगे, सब कुछ हैप्लॉइड होगा। और उसके लाइफ साइकिल में सिर्फ एक ही चीज ऐसी आती है जो डिप्लॉइड होती है, और वो है बेटा उसका जाइगोट। मतलब बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जिनके लाइफ में बेटा एक ही चीज डिप्लॉइड हो सकती है, वो है जाइगोट। इसके अलावा कोई दूसरी चीज डिप्लॉइड नहीं हो सकती। ठीक है, और इसीलिए यहां जहां क्योंकि हैप्लॉइड स्टेज डोमिनेंट है, हैप्लॉइड स्टेज है ना डोमिनेंट है, तो मैं इसे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहता हूं। मैं इसे क्या कहता हूं? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्यों? क्योंकि हैप्लॉइड ज्यादा दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस कंसेप्ट को देखो, इस साइड में आते हैं। यहाँ पे जो एडल्ट बॉडी बनी है बेटा वो डिप्लॉइड है। ठीक है, और यहाँ पे इसके लाइफ साइकिल में सब कुछ डिप्लॉइड होता है, बस उसके जीवन में बेटा एक ही चीज हैप्लॉइड बनती है, और वो क्या है? गैमेट्स। ठीक है, गैमेट्स के अलावा इनके लाइफ साइकिल में कोई दूसरी चीज डिप्लॉइड हैप्लॉइड नहीं होती, एवरीथिंग इज डिप्लॉइड। तो बेटा इसके लाइफ साइकिल में आप में से कितने बच्चे बता सकते हैं इसके लाइफ साइकिल में डोमिनेंट कौन है, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? डिप्लॉइड। डिप्लॉइड। तो मैं इसे क्या बोलूंगा? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। एग्जैक्टली। नाउ फॉर एग्जाम्पल एल्गी, फंजाई and some protist। ठीक है, अल्गी, फंजाई और कुछ प्रोटिस्ट ऐसे होते हैं जिनमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। मतलब अगर आप तालाब में उतर गए और आपको बहुत सारे अल्गी दिख रहे हैं ग्रीन ग्रीन, तो वो सारे हैप्लॉइड होते हैं, क्योंकि वो सारे एडल्ट है, फाइबर्स है। तो जितने एल्गी आपको देखने को मिलते हैं आपको आजू बाजू में, वो सारे हैप्लॉइड होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जाइगोट मियोसिस करता है। ठीक है, दैट इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड, वेरी सिंपल पॉइंट। ठीक है, नाउ यहाँ पे एग्जांपल आता है बेटा, यहाँ पे एग्जांपल आता है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड सम प्रोटिस्ट। ठीक है, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स और कुछ प्रोटिस्ट जो होते हैं उनमें बेटा डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाया जाता है। ठीक है, अब बेटा एक और मैं मार्कर लेकर के एक अलग ही कंसेप्ट आपको समझाता हूँ, है ना। यहाँ देखो जहां पे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हुआ है, जहां हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हुआ वहां एक्चुअली जाइगोट में मियोसिस हुआ, इसीलिए मैं ऐसे मियोसिस को जाइगोटिक मियोसिस कहता हूँ। ऐसे मियोसिस को मैं क्या कहता हूँ? जाइगोटिक मियोसिस, बिकॉज जाइगोट में मियोसिस हुआ है। ठीक है, सो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इज ऑलवेज मीन्स, बेटा कौन है जो अपने साथ खुद ही खुद डिस्कस कर रहा है ना। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो है, जब भी हम लोग बात करेंगे, जब भी आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको जवाब देना पड़ेगा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल is only possible because there is a meiosis in zygote or the zygotic meiosis। ठीक है, तो ये एक टाइप हो गया। आप कितने बच्चे बता सकते हैं कि यहाँ कौन सा मियोसिस है? यहाँ जो मियोसिस है बेटा, ऐसे मियोसिस को मैं गैमेटोजेनिक मियोसिस कहता हूँ। क्या कहता हूँ इसे मैं? गैमेटोजेनिक मियोसिस, क्योंकि गैमेट बनाने के लिए मियोसिस करना पड़ा है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है? गैमेट बनाने के लिए मियोसिस करना पड़ा है। तो आपके सामने बेटा स्क्रीन के ऊपर दो लाइफ साइकिल है, एक हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, एक डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में एक ही बार, है ना, डिप्लॉइड कंडीशन आती है, वो जाइगोट है। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में एक ही बार बेटा हैप्लॉइड कंडीशन आती है, वो है गैमेट्स है। ठीक है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ऑलवेज शोज द जाइगोटिक meiosis and डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ऑलवेज शोज द गैमेटोजेनिक meiosis।
ठीक है. So I repeat again. Zygotic meiosis means haplontic life cycle. Gametogenic meiosis means diplontic life cycle. Zygotic meiosis means haplontic life cycle, and gametogenic meiosis life cycle. Are you sure? Yes, sir. सर Sir. आपका वॉइस बहुत कट रहा है सर. कट रहा है? किसी का माइक ऑन है यहाँ पे. बाकी लोगों को म्यूट करने के लिए कहो. यस सर. अच्छा रुको 1 मिनट. सर मुझे एक डाउट है. हाँ बोल ना. अरे कहाँ चला आया मैं. हाँ बोल. जाइगोटिक मियोसिस में सिर्फ जाइगोट एक ही बार मियोसिस करेगा. हाँ. अच्छा, उसके बाद माइटोसिस होगा ना? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जायगोट के बाद में काम ही खत्म हो गया, बाकी सब है ना उसका एडल्ट हैप्लॉइड ही रहेगा ना, इसीलिए. ठीक है ना. हाँ. ये देखो ना, इसमें जायगोट ही करेगा. तो मैं बार बार एक ही चीज आपको बोल रहा हूँ, मैं एक और बार इसको समझाऊंगा, बट नोटिस करो कि एल्गी, फंगस और कुछ प्रोटिस्ट उनकी एडल्ट बॉडी हैप्लॉइड होती है ना. तो उनके लाइफ साइकिल में सिर्फ और सिर्फ बेटा एक ही कंडीशन डिप्लॉयड होती है, वो है जायगोट है. उसके बाद में बेटा सब कुछ जो है ना, सब कुछ हैप्लॉइड ही होगा. So I again want to tell you that whenever there is a zygotic meiosis, the life cycle is a haplontic life cycle, and whenever there is a gametogenic meiosis, the life cycle is what? The diplontic life cycle. It's very very simple. ठीक है. It's very very simple. बहुत नॉर्मल सा पॉइंट है ये, कोई बड़ी बात नहीं है. तो मैं चाहता हूँ कि आप ये बनाओ अपने हाथ से, खुद से. हो गया बेटा? हाँ सर. ओके चलो. तो मैं क्या करता हूँ ना, इसी कंसेप्ट को एक बार बता देता हूँ. ये सारी बेसिक चीजें हैं, मतलब ये पूरा चैप्टर समझने के लिए आज का जो कंसेप्ट है, जो मैं आज है ना आपका पूरा है ना बेसिक बना रहा हूँ, ताकि आगे चल करके ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आए. तो चलो फिर से एक बार वही कंसेप्ट, वही चीज मैं है ना बताने की कोशिश करता हूँ, है ना. अब आप बड़े ध्यान से सुन सकते हो. मेरे पास ये हैप्लॉइड गैमेट है, ये एक हैप्लॉइड गैमेट है. दोनों हैप्लॉइड गैमेट अगर एक दूसरे से फ्यूज हो जाते हैं तो मुझे 2n कंडीशन मिलेगी, जिसको मैं कहता हूँ जाइगोट. इस प्रोसेस को हम लोगों ने सिनगैमी कहा. ठीक है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द सिनगैमी. और जो जाइगोट बना है, ये जाइगोट अभी मियोसिस करेगा. ठीक है. इसने मियोसिस किया, तो इस मियोसिस को मैंने जाइगोटिक मियोसिस कहा, क्योंकि मियोसिस जाइगोट में हुआ है. ठीक है. नाउ जब बेटा ये मियोसिस जाइगोट में हुआ, तो जो एडल्ट बॉडी बनती है ना, जो थैलस बनेगा, वो हमेशा हैप्लॉइड होगा. ठीक है. नाउ जब भी कोई एडल्ट हैप्लॉइड खुद हैप्लॉइड है और वो हैप्लॉइड गैमेट्स ही बनाना चाहता है, तो वो माइटोसिस करेगा. ठीक है. वो माइटोसिस शो करेगा. तो इस लाइफ साइकिल में मुझे देखने को मिलता है कि सिर्फ है ना जाइगोट ही एकमात्र ऐसी कंडीशन है जो डिप्लॉयड हो सकती है. ठीक है. बाकी सब कुछ एडल्ट हो, बीच में इंटरमीडिएट स्टेज आएंगी
और बेटा गैमेट्स हो, सब कुछ हैप्लॉइड होता है। इसीलिए ऐसे लाइफ साइकिल को मैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहता हूँ। ठीक है, तो मैं हमेशा जानता हूँ कि जाइगोटिक मियोसिस हुआ तो इसका मतलब जाइगोट ने मियोसिस किया तो एडल्ट बॉडी बनेगी, तो जो लाइफ साइकिल होगा वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगा। इसके एग्जाम्पल क्या है? इसके एग्जाम्पल बेटा जितने भी एल्गी है, ठीक है, और जितने भी बेटा फंगस पाए जाते हैं, फंजाई है, और कुछ प्रोटिस्ट है। प्रोटिस्ट जो कि है ना, इसके पहले का जो चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फंगस भी उसी में है ना इंक्लूड किया गया है। तो ये जो लाइफ साइकिल है इसको मैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहता हूँ। तो जब भी बेटा हम लोग एल्गी के बारे में पढ़ेंगे तो एक्चुअल हम लोग किस लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे बेटा? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। जब भी मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा कि बताओ एल्गी का जो भी बेटा बॉडी होती है, मेन बॉडी होती है, वो हैप्लॉइड होती है कि डिप्लॉइड होती है, तो आप आंसर क्या दोगे? एल्गी की मेन बॉडी जो होती है बेटा हैप्लॉइड होती है। ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, ये आपका बेसिक स्ट्रांग हो गया तो आप हो गया, कंसेप्ट ये क्लियर होने चाहिए। अब चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, है ना, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा यहाँ पे, और वही कंडीशन वही सारी चीजें हैं। फिर से बेटा मैं लेता हूँ, है ना, वो गैमिट है, ये गैमिट है, ये दोनों गैमिट बेटा फ्यूज हो गए। इस प्रोसेस को मैंने सिनगैमी कहा, इस प्रोसेस को मैंने सिनगैमी कहा। मुझे बेटा 2n जाइगोट मिला, मुझे 2n जाइगोट मिला, बट इस जाइगोट ने बच्चों माइटोसिस किया रे, है ना, इसने माइटोसिस किया। माइटोसिस किया तो जो एडल्ट बॉडी बनेगी जिसमें रूट, स्टेम, लीव्स, आपके आजू बाजू में जो पेड़ पौधे दिखते हैं बेटा बड़े बड़े फूल वाले, फ्लावरिंग वाले, सारे बेटा है डिप्लॉयड होते हैं, वो होते हैं एडल्ट, है ना। तो ये डिप्लॉयड है बेटा, और ये अगर इसने सोचा कि अब ये गैमेट बनाना चाहता है, गैमेट्स बनाना चाहता है, तो बेटा यहाँ पे क्या करेगा रे? मियोसिस करेगा। और ये मियोसिस कौन सा होगा? कौन कौन बता सकता है? गैमेटोजेनिक मियोसिस, एग्जैक्टली। ठीक है, मतलब बेटा मैंने दो टाइप आपको बताए ना अभी के अभी मियोसिस के, एक जाइगोटिक मियोसिस और एक कौन सा? गैमेटोजेनिक मियोसिस। दो टाइप तो आपको पता हो गए। बट अभी बेटा मार्कर चेंज करते हैं, है ना। मैं कहता हूं कि इसके लाइफ साइकिल में एक ही चीज ऐसी बनी जो हैप्लॉइड होगी, जो है गैमेट्स है। ओनली गैमेट्स आर हैप्लॉइड, बराबर। सिर्फ गैमेट से ऐसी चीज बनती है जो हैप्लॉइड होती है, बाकी सब इसके लाइफ साइकिल में डिप्लॉइड होता है। इसीलिए मैं ऐसे लाइफ साइकिल को क्या कहता हूँ रे? इसे मैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहता हूँ। बिल्कुल सिंपल है, कोई बड़ी बात ही नहीं है ना। ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के एग्जाम्पल क्या बताया मैंने? एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स, as well as what the some protist। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे एक्सेप्शन पे आते हैं। एल्गी जो है, ऑल एल्गी आर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, दे शो द हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, बट ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन बराबर सुनो, अपने आप से कुछ भी प्रोनाउंसिएशन मत करना, ठीक है। ये जो है ये ना, यहाँ पे मैं उसका नाम लिख देता हूँ। एल्गी का नाम है बेटा फ्यूकस, है ना। तो ये जो फ्यूकस नाम का जो एल्गी है ना, ये डिप्लॉन्टिक होता है, डिप्लॉन्टिक एल्गी। तो ये एक्सेप्शन है। नाउ दिस वी हैव टू रिमेम्बर, ठीक है। बाकी सारे एल्गी कैसे होते हैं भाई? हैप्लॉन्टिक होते हैं, बराबर है। बट यहाँ पे क्या कह रहे हैं? फ्यूकस इज एल्गी। अभी आ रही है आवाज? आ रही है ना? वही तो क्लियर है एकदम से, यहाँ पता चल रहा है मुझे, है ना। थोड़ा सा आप किसके बाजू में बैठे हो देखो, कोई तो भी खटपट, कोई तो भी ऐसा लग रहा है कि है ना बर्तन बजा रहा है ना। एनीवे, डिप्लॉन्टिक एल्गी जो है वो कौन सा है? फिर एग्जांपल बोलो भाई, फटाफट बोलो, उसका नाम क्या है? फ्यूकस इज एन एग्जांपल। फ्यूकस इज एन एल्गी विच इज व्हाट द, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं वो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है। आर यू श्योर एवरीवन? मैं रिपीट करता हूँ, जाइगोटिक मियोसिस,
जब होगा तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगा, और गैमेटोजेनिक मियोसिस जब होगा बेटा तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगा। ह्यूमन बीइंग को आप कौन से कैटेगरी में रखोगे, पहले वाले में हैप्लॉन्टिक या डिप्लॉन्टिक में कहाँ पे रखोगे? डिप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक एग्जैक्टली डिप्लॉन्टिक में ना, उसमें तो सब कुछ बेटा वो टोटली हमारा जायगोट डिप्लॉयड होता है कि नहीं, हम हमारा पूरा बॉडी है ना डिप्लॉयड होता है, ठीक है। बस एक ही चीज बेटा, स्पर्म या एक सेल ही हैप्लॉयड बनता है, तो ये गैमेट्स ही ओनली हैप्लॉयड होते हैं ना, तो ये हम लोग इधर ही क्वालिफाई होते हैं। बट बेटा हम लोग प्लांट का लाइफ साइकिल पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें जबरदस्ती ह्यूमन को आने नहीं, तो आप ह्यूमन को जमीन में गाड़ करके बोलो प्लांट है ऐसा बोलोगे तो जमेगा नहीं, ठीक है। तो एनीवे अब बेटा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन पे लाते हैं। अब ये जो बेसिक मैंने पढ़ाया आपको, दो बेसिक बताए, दो बेसिक चीजें बताई, ठीक है। अब है ना, पहले माइटोसिस मियोसिस मैं कंसेप्ट बिल्ड करते जा रहा हूँ। पहले मैंने माइटोसिस मियोसिस बताया ताकि मुझे हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक समझाना पड़ता। अब मैंने हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक बताया, अब मैं आपको इससे बढ़िया कॉम्प्लिकेटेड लाइफ साइकिल बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे बेटा 100% आपका फोकस होना चाहिए। चलो तो मैं कुछ बेसिक चीजें बोलता हूँ। नंबर वन पहला वर्ड है बेटा फाइटा। फाइटा का मतलब क्या है? फाइटा का मतलब होता है बेटा प्लांट्स। डन हो गया। फाइटा का मतलब होता है प्लांट्स। जैसे मैंने कहा एम्ब्रियोफाइटा, जैसे मैंने कहा स्पर्मेटोफाइटा, तो ये फाइटा का मतलब होता है। पॉसिबल है कि दो चीजें बनती है, एक रिप्रोडक्शन के लिए दो चीजें बनती है, वन थिंग दैट इज कॉल्ड एज द गैमेट्स, और दूसरी चीज बनती है बेटा जिसको हम लोग कहते हैं स्पोर। ऐसे दो कंपोनेंट बनते हैं बेटा, या तो गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं या तो स्पोर प्रोड्यूस होते हैं फॉर रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो आप में से आप बहुत ही क्लेवर हो, है ना, बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे हो, है ना, तो आपका टैलेंट यूज करो और बताओ मुझे, अगर मैंने ये टर्मिनोलॉजी लिखी तो आप मुझे क्या समझाओगे, इसका मतलब क्या है? गैमेटोफाइट, ठीक है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द गैमेटोफाइट? Exactly, a plant which produce gametes, ठीक है। Exactly, जो बेटा फाइटा मतलब प्लांट होता है, तो दो प्लांट बॉडी गैमेट प्रोड्यूस करती है, उसको मैं क्या कहता हूँ? गैमेटोफाइट कहता हूँ। क्या कहता हूँ उसमें? गैमेटोफाइट कहता हूँ। चल अब मैं एक और टर्मिनोलॉजी लिखता हूँ, आप अपना दिमाग लगाओ। मैं बोलता हूँ बेटा, है ना, मैं यहाँ पे टर्मिनोलॉजी लिखता हूँ, आप बता सकते हो, नॉर्मल पॉइंट है बेटा। मैं बोलता हूँ स्पोरोफाइट, आप तो ये 100% बता सकते हो, फुल गारंटी है ना। स्पोरोफाइट क्या हो बेटा? those who Plant producing spores. एग्जैक्टली, ठीक है। तो जो प्लांट्स बेटा स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, जो प्लांट क्या करते हैं? स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, उसको मैं स्पोरोफाइट कहता हूँ। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। गैमेटोफाइट मींस गैमेट प्रोड्यूसिंग प्लांट, स्पोरोफाइट मींस प्लांट प्रोड्यूसिंग स्पोर, सॉरी, है ना। तो बेटा जो स्पोर प्रोड्यूस करता है उसे मैं, है ना, स्पोरोफाइट कहता हूँ, जो गैमेट प्रोड्यूस करता है उसे मैं गैमेटोफाइट कहता हूँ। अब मैं एक और बेसिक पॉइंट पे आते हैं। तो जब भी बेटा हम लोग गैमेटोफाइट के बारे में देखते हैं, हमेशा प्लांट्स के केस में गैमेटोफाइट इज ऑलवेज हैप्लॉइड, गैमेटोफाइट इज ऑलवेज हैप्लॉइड and the sporophyte is always diploid, ठीक है। गैमेटोफाइट जो है हमेशा, गैमेटोफाइट is always haploid and sporophyte is always diploid, गैमेटोफाइट is always haploid and sporophyte is always diploid, डन है ना। अब आपका बेसिक देख लो, चेक कर लो, है ना। व्हाट इज गैमेटोफाइट? गैमेटोफाइट मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गैमेटोफाइट? अ प्लांट बॉडी which produce gametes is called as a gametophyte. What is a sporophyte? A plant body which produces spores is called as a sporophyte. Second point, gametophyte is always haploid and sporophyte is always diploid, ठीक है। Now इसको बेटा यूज करते हैं, है ना।
आप में से जितने भी बच्चे हैं जिनको लगता है कि आप बहुत टैलेंटेड हो, आप बोल है ना जवाब दे सकते हो, मैंने बेसिक बना दिया है, मैंने बेसिक बना दिया है, आप बिल्कुल जवाब दे सकते हो बेटा। क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से सुनो, क्वेश्चन को बड़े ध्यान सुनो। मेरे पास एक गैमेटोफाइट है, तो और आवाज नहीं आ सर, आवाज सर हाँ बेटा आओ एक मिनट। हाँ ये ब्रॉडकास्टिंग रुक गया था ना, हम लोग अभी लगेंगे कैसे होगा। चलो, सो आर यू देयर? आपको सुनाई दे रहा है, स्क्रीन दिख रहा है बेटा सबको? यस सर। यस सर। ओके चलो ठीक है। तो बेटा गैमेटोफाइट का मतलब है, अब बेटा क्वेश्चन सुनो आप लोग। क्वेश्चन है कि अगर एक गैमेटोफाइट है, ठीक है, अगर वो स्पोरोफाइट में कन्वर्ट होना चाहता है, ठीक है, मैं आपको बात समझा दूं कि एक किसी भी प्लांट के लाइफ में दो स्टेजेस आती है, एक गैमेटोफिटिक स्टेज और दूसरी होता है स्पोरोफिटिक स्टेज, ठीक है। तो गैमेटोफाइट इज ऑलवेज हैप्लॉइड एंड स्पोरोफिट इज ऑलवेज डिप्लॉइड। तो कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी कि बेटा गैमेटोफिटिक जनरेशन से स्पोरोफिटिक जनरेशन में जाने के लिए कौन सी प्रोसेस होनी चाहिए? फर्टिलाइजेशन। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया, मतलब आपका बेसिक रेडी है। चलो मैं और एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि स्पोरोफिटिक जनरेशन को गैमेटोफिटिक जनरेशन में अगर बेटा कन्वर्ट होना है तो क्या होना चाहिए? मियोसिस। एग्जैक्टली, मियोसिस, बहुत बढ़िया। तो ये तो क्लियर हो गया, अब ये बेसिक है, ठीक है। अब ये सब चीज कहाँ देखने को मिलती है? एग्जाम्पल ब्रायोफाइटा as well as what the pteridophyta, ठीक है। ये सब चीज बेटा है ना, ब्रायोफाइटा एज वेल एज व्हाट द टेरिडोफाइटा, इन दोनों केसेस में देखने को मिलती है। नॉर्मल पॉइंट है, बहुत सिंपल है। अब बेटा ये जो मैं चीज बताने जा रहा हूँ, है ना, जितने बच्चे यहाँ पे अभी प्रेजेंट होंगे और जब सुन रहे होंगे, ठीक है, जो अभी है ना बिल्कुल अभी केवीपीवाई या बायोलॉजी ओलंपियाड एग्जाम देना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बिल्कुल पॉइंट होगा, और क्वेश्चन आया तो आप 100% अच्छे से जवाब दे पाओगे। मैं कुछ 4-5 क्वेश्चन यहाँ पे अभी बताने जा रहा हूँ, और ये जो साइकिल है गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक जनरेशन एक दूसरे में बदलने की, इसको हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। दो जनरेशन है, एक ही लाइफ, एक ही प्लांट के लाइफ में दो जनरेशन आती है। एक को मैं स्पोरोफिटिक जनरेशन कहता हूँ, एक को मैं गैमेटोफिटिक जनरेशन हूँ। एक बार वो गैमेट प्रोड्यूस करके है ना स्पोरोफाइट बनाता है, दूसरी बार बेटा स्पोर प्रोड्यूस करके गैमेटोफाइट बनाता है। ये चीज हमको समझनी है, इसको बहुत ध्यान से बेटा, ध्यान से। अब मैं वो पूरा एलाबोरेट मैकेनिज्म आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो आपको 100% पता है, एक तो है मैंने यहाँ पे लिखा बेटा गैमेटोफाइट, है ना, आपका फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय। गैमेटोफाइट इज ऑलवेज हैप्लॉइड, gametophyte is always haploid, gametophyte is always haploid, and gametophyte will produce the gamete, but before that it will produce the sex organs. तो कोई भी गैमेटोफाइट जो होता है उसके ऊपर बेटा सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस होते हैं, और सेक्स ऑर्गन बेटा हैप्लॉइड ही होते हैं, ठीक है। जो सेक्स ऑर्गन्स होंगे बेटा, दे विल प्रोड्यूस द टू थिंग्स, वन इज व्हाट द मेल गैमेट and second one is what the female gamete, ठीक है। मेल गैमेट भी हैप्लॉइड होगा और फीमेल गैमेट भी बेटा हैप्लॉइड ही होगा, दोनों केसेस आपको क्लियर होनी चाहिए।
मेल गैमेट इज आल्सो हैप्लॉइड एज वेल एज व्हाट द फीमेल गैमेट इज हैप्लॉइड, है ना। तो गैमेटोफिटिक जनरेशन शुरू हुई। गैमेटोफाइट के प्लांट के ऊपर बेटा 2 सेक्स ऑर्गन्स आएंगे, मेल सेक्स ऑर्गन एज वेल एज द फीमेल सेक्स ऑर्गन। Male sex organ will produce the male gamete and female sex organ will produce the female gamete। ये नॉर्मल है, बहुत सिंपल है बेटा। बट जो कुछ भी अभी तक हुआ बेटा सब कुछ हैप्लॉइड है, सब कुछ हैप्लॉइड। ठीक है, हम मार्कर चेंज करते हैं यहाँ पे। अब नोटिस करना है, नोटिस क्या करना है, जब ये दोनों एक दूसरे से फ्यूज हो जाएंगे मेल और फीमेल गैमेट, और जो प्रोसेस होगी बेटा सिनगैमी है, तो हमें एक डिप्लॉइड सेल मिलेगा और इस डिप्लॉइड सेल का नाम है बेटा जाइगोट। ये जाइगोट डिसीजन लेगा और बेटा ये फटाफट डिवीजन करके एक सिंगल सेल से एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हम एम्ब्रियो बना कहते हैं, और वो भी होगा बेटा डिप्लॉइड 2n। एम्ब्रियो प्रॉपरली डेवलप होकर के फुल ग्रोन प्लांट बॉडी बनेगी जिसको हम लोग कहते हैं स्पोरोफाइट, है ना। एम्ब्रियो 2n है तो स्पोरोफाइट भी बेटा 2n होता है। जैसे गैमेटोफाइट के ऊपर सेक्स ऑर्गन बनते हैं वैसे ही बेटा, वैसे ही स्पोरोफाइट के ऊपर स्पोरेंजिया बनते हैं। ठीक है, स्पोरेंजिया भी 2n होते हैं डिप्लॉइड। व्हाट इज अ स्पोरेंजिया? स्पोरेंजिया का मतलब होता है बेटा स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, ऐसा ऑर्गन जो स्पोर प्रोड्यूस करता है। सेक्स ऑर्गन क्या प्रोड्यूस करते हैं? गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। वैसे स्पोरेंजिया क्या प्रोड्यूस करता है? स्पोर प्रोड्यूस करता है। ये नॉर्मल है। सो व्हाट इज अ स्पोरेंजिया? स्पोरेंजिया इज अ स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। किसके ऊपर डेवलप हुआ? स्पोरोफाइट के ऊपर। नाउ स्पोरेंजिया में जो सेल्स होते हैं उन सेल्स को हम लोग कहते हैं बेटा स्पोर मदर सेल। ठीक है, और स्पोर मदर सेल भी बेटा डिप्लॉइड होते हैं। नाउ हमारा मार्कर बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो स्पोर मदर सेल जो डिप्लॉइड है बेटा वो तुरंत मियोसिस करते हैं। दे शो द मियोसिस, है ना। और मियोसिस करने की वजह से ये प्रोड्यूस करेंगे बेटा स्पोर, स्पोर जो कि हैप्लॉइड होते हैं। एंड व्हेन द स्पोर विल जर्मिनेट, है ना, आफ्टर द जर्मिनेशन ऑफ द स्पोर इट विल प्रोड्यूस द गैमेटोफाइट। तो ये लाइफ साइकिल है। ये ब्रायोफाइट में देखने को मिलती है, टेरिडोफाइट में देखने को मिलती है। और अगर हम लोग मार्कर चेंज करते हैं, मैं यहाँ पे बीच में एक लाइन बेटा बनाता हूँ। ये लाइन बाइफरकेट करती है। ऊपर बेटा हैप्लॉइड है सारे स्टेजेस और नीचे बेटा डिप्लॉइड स्टेजेस है। तो क्या आप किसी भी एंगल से इसे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कह पाओगे? नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारे हैप्लॉइड स्टेजेस है और बेटा उसमें बहुत सारे डिप्लॉइड स्टेजेस है। तो मैं ना इसको हैप्लॉन्ट हूं तो मैं ऐसे लाइफ साइकिल को बेटा हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहता हूं। और तो और बिल्कुल स्पेशल चीज नोटिस करना, नोटिस करना, ना यहाँ पे गैमेट बनाने के लिए मियोसिस हुआ और ना ही यहाँ पे बेटा जाइगोट में मियोसिस हुआ। यहाँ तो स्पोर बनाने के लिए मियोसिस हुआ। इसीलिए यहाँ पे आता है बेटा टर्मिनोलॉजी दैट इज कॉल्ड एज व्हाट द स्पोरिक मियोसिस। ये तीसरा टाइप है ना। जाइगोटिक मियोसिस हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, गैमेटोजेनिक मियोसिस बेटा डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, एंड स्पोरिक मियोसिस जो है बेटा वो क्या है रे? हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और क्या एग्जांपल है, क्या एग्जांपल है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के? हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के एग्जांपल क्या है? ब्रायोफाइटा, देन टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एग्जैक्टली। ठीक है, एंड सम एल्गी। अब यहाँ पे फिर से एक्सेप्शन आता है। ठीक है, मैं कुछ नाम देता हूँ जिसकी एक्टोकार्पस, या तो बेटा पॉलीसाइफोनिया, या तो जिनको हम लोग बोलते हैं केल्प। ठीक है, तो ये जो एल्गी है बेटा, ये एल्गी एक्सेप्शन से ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं। नामों के बारे में ज्यादा चिंता मत करना,
आप बेटा जितनी बार ये सुनोगे, जितनी बार ये बार बार होगा, अभी एल्गी पढ़ेंगे फिर से आएंगे नाम, है ना, मैं आपको, है ना, वो फिंगर टिप्स पे आ जाएंगे। अभी फिलहाल कंसेप्ट की तरफ ध्यान दो, कंसेप्ट की तरफ ध्यान दो, कंसेप्ट क्या कहता है, ठीक है। आप जितने भी बच्चे बेटा सुन रहे हो, अटेंटिव हो, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ दिस एंटायर लाइफ साइकिल and which is the first stage of the gametophytic generation? क्या? गैमेटोफिटिक जनरेशन का पहला स्टेज कौन सा है? माइटोसिस। गैमेटोफिटिक जनरेशन का पहला स्टेज कौन सा है? आंसर आता है बेटा स्पोर। फर्स्ट स्टेज ऑफ द गैमेटोफिटिक, पहली बार हैप्लॉइड क्या बना, है ना, तो बेटा फर्स्ट स्टेज ऑफ द गैमेटोफिटिक जनरेशन इज व्हाट? द स्पोर। ये क्लियर करते हैं, श्योर है? आई अगेन आस्क द क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, गैमेटोफाइट का पहला स्टेज क्या होगा? आंसर है बेटा स्पोर इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द गैमेटोफाइटिक जनरेशन। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, थोड़ा दिमाग लगाओ। What should be the last stage of the gametophytic generation? Last stage. Male and female gametes. Exactly, बिल्कुल। Gametes are the last stage of the gametophytic generation. ठीक है। तीसरा क्वेश्चन बेटा, third question is what should be the first stage of the sporophytic generation? Zygote. ये स्पोरोफिटिक जनरेशन है। एग्जैक्टली बेटा, फर्स्ट स्टेज एग्जैक्टली जाइगोट होगा। अब तो बेटा आप चौथा क्वेश्चन भी बता सकते हो, आई थिंक सो, है ना। चौथा क्वेश्चन क्या है? व्हाट शुड बी एग्जैक्टली द लास्ट स्टेज? क्वेश्चन तो बोल पहले, है ना। व्हाट शुड बी द लास्ट स्टेज ऑफ दिस, है ना, स्पोरोफिटिक जनरेशन? आंसर क्या होगा बेटा? स्पोर मदर सेल। तो 1 by 1, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बेटा। तो अगर आपको ये क्वेश्चन के आंसर आते हैं, जैसे कि द फर्स्ट स्टेज ऑफ द गैमेटोफिटिक जनरेशन इज द स्पोर, लास्ट स्टेज ऑफ द गैमेटोफिटिक जनरेशंस आर द गैमेट्स, फर्स्ट स्टेज ऑफ द sporophytic stage is the zygote, and the last stage of the sporophytic generation is what? the spore mother cell. डन है? कोई प्रॉब्लम है तो मैं चाहता हूँ ये आप अभी बनाओ, ठीक है, आराम से देखो और बनाओ और पूछो क्या है क्या नहीं है। तब तक मैं, अच्छा इसको रखना पड़ेगा, नहीं तो देखता था, किसी किसी साइलेंट करना है वो। सर किसी का टीवी चल रहा है यहाँ पे, बहुत तेज आवाज आ रही है। हाँ वही तो मुझे देखना पड़ेगा, पहले उसको देखो या पहले ये करोगे, लिखोगे? चलो पहले बना तो लोग देखते हैं बाद में। एक मिनट है बेटा, मैं देखता हूँ ये, क्योंकि ये अमन अग्रवाल, चिन्मय, यही लोग है क्या बात कर रहे हैं? हाँ सर, चिन्मय से आ रही है आवाज। चिन्मय है ना? वो ऑन करके भूल जाते हैं। ओके चैट भी आ रहा है, कुछ तो भी आ रहा है, क्या है? अच्छा आंसर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्लोज।
हाँ, तो इसको मैं रिपीट कर दूं बेटा, ये कंसेप्ट को, है ना? ये कंसेप्ट क्लियर है सबका बेटा एकदम से, जितने बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं, है ना? आई होप, है ना, इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा जब भी आप आगे पढ़ोगे, डेफिनेटली, है ना? कॉन्फिडेंस ही स्कोर देता है। देखो यहाँ पे हमें याद रखना है कि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, इनके लाइफ साइकिल में दो जनरेशंस आती है। एक गैमेटोफिटिक जनरेशन होती है और एक होती है बेटा स्पोरोफाइटिक जनरेशन। गैमेटोफिटिक जनरेशन हमेशा हैप्लॉइड होगी, इसलिए उसको हैप्लॉइड जनरेशन हम कहेंगे, और स्पोरोफिटिक जनरेशन पूरी की पूरी बेटा डिप्लॉइड होती है, इसलिए मैं उसे डिप्लॉइड जनरेशन कहता हूँ। बट ऐसे लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड एज वेल एज डिप्लॉइड दोनों जनरेशन प्रोमिनेंट होती है, इसलिए ऐसे लाइफ साइकिल को मैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहता हूँ। ये नॉर्मल है। जैसे मैंने क्वेश्चंस आपको बताए कि जो गैमेटोफाइट है, गैमेटोफिटिक जनरेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट व्हाट द गैमेटोफाइटिक जनरेशन, द फर्स्ट स्टेज इट स्टार्ट्स फ्रॉम द स्पोर एंड इट एंड्स एट द गैमेट. So whenever we talk about the sporophytic generation, it starts at the zygote and it ends at the spore mother cell, है ना? आपको मैंने ये भी बताया कि स्पोरेंजिया क्या होता है, ऐसा ऑर्गन जो स्पोर प्रोड्यूस करेगा उसे मैं स्पोरेंजिया, गैमेटेंजिया मतलब गैमेट प्रोड्यूस करने वाले सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं, वो गैमेटेंजिया है। आवाज क्लियर नहीं आ रहा। आवाज अभी आ रहा है? अभी आ रहा है। Yes. अभी आ रहा है, अच्छा। पता नहीं फिर क्या भी क्या उसका होते आवाज रहता कट है। रहा है। अब यस, यू आर गेटिंग वॉइस प्रॉपरली? अभी आ रहा है? Yes, यस सर, यस सर। ओके, इसको तो माइक को ऐसे, है ना, माउथ पे लगाना पड़ेगा। एनीवे तो मुद्दा है बेटा कि मैंने कहा स्पोरेंजिया मतलब क्या होता है। स्पोरेंजिया का मतलब है कि वो स्पोर प्रोड्यूस कर रहा है, और गैमेटेंजिया का मतलब क्या है? गैमेटेंजिया मतलब गैमीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, है ना? दो टर्मिनोलॉजी है, स्पोरेंजिया स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, गैमेटेंजिया गैमीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। ये क्लियर कर लेते हैं, ठीक है? There are some exceptions in algae, although algae are maximum algae are haplontic, है ना? But बेटा फ्यूकस डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है ना? एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया, केल्प, ये बेटा हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं। हमारी एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिया गया है ना? हमारी एनसीईआरटी एक एग्जाम्पल के बारे में बात करती है जिसको हम लोग कहते हैं क्लैमाइडोमोनास, है ना? इसको आप लोगों ने देखा होगा, ये बहुत बार ऐसे रहता है ना? बुक्स वगैरह में इसका स्ट्रक्चर देखा होगा आपने। इस तरह से बेटा इसको दो मूछें होती है और अंदर बेटा इस तरह से क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है? इसको हम क्लैमाइडोमोनास कहते हैं। तो हमारी एनसीईआरटी कहती है कि सम क्लैमाइडोमोनास शोज द हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्या कहती है? सम क्लैमाइडोमोनास शोज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ये एल्गी है ना, है ना? ये एल्गी है, क्लैमाइडोमोनास एल्गी होता है। तो अब ये उन्होंने जो वर्ड यूज किया है सम क्लैमाइडोमोनास शोज द हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, इसका मतलब क्या है? आप, है ना, आप होशियार हो, आप समझते हो कि अगर सम shows the haplontic life cycle तो some other must shows the diplontic और haplodiplontic life cycle, है ना? मतलब सारे के सारे क्लैमाइडोमोनास, हाँ, मतलब सारे के सारे क्लैमाइडोमोनास के स्पीशीज का हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल नहीं शो करते। तो ये भी एल्गी में एक्सेप्शन के, है ना, फॉर्म में आपको याद रखना है, ठीक है? तो कुछ क्लैमाइडोमोनास स्पीशीज जो है वो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी शो करते हैं, कुछ क्लैमाइडोमोनास स्पीशीज जो है बेटा वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी शो करते हैं,
और बहुत सारे क्लैमाइडोमोनास स्पीसीज जो है वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं। तो अगर आपको ये क्लियर है, आपको ये समझ में आता है, अब बेटा मैं आपको अगर कभी भी ये बोलूं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है तो अडल्ट बॉडी हैप्लॉइड होगी कि डिप्लॉइड होगी रे? बोलो तो। हैप्लॉइड। एग्जैक्टली है ना। अच्छा तो मैं यहाँ पे 3 चीजें लिखूं? मैंने तो बेटा 3 टाइप्स ऑफ मियोसिस लिखने हैं फिर, है ना। अब आप अच्छे से जानते हो बेटा, है ना। 3 टाइप्स ऑफ मियोसिस कौन बता सकता है? पहला कौन सा बताया मैंने? zygotic meiosis. Exactly, it is related to the हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अच्छा दूसरा कौन सा है? गैमेटोजेनिक मियोसिस। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ये किसको सपोर्ट करता है? डिप्लॉन्टिक। और तीसरा कौन सा है? स्पोरिक मियोसिस। ये किसे सपोर्ट कर रहा है रे बेटा? हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। वेरी गुड, ग्रेट 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 गोइंग, बहुत बढ़िया, क्या सही है ना। सर एक छोटा सा डाउट था। हाँ पूछना, बड़ा सा डाउट पूछ मुझे क्या है। हाँ हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में केल्प का एग्जांपल थे, तो सारे टाइप के जो केल्प से सारे के सारे हैप्लोडिप्लॉन्टिक फॉलो करते हैं या फिर कोई एक्सेप्शंस है? देख अभी जब भी हम बायोलॉजी के बारे में बात करते हैं ना, है ना, उसमें अब ये सारे के सारे बोलना मतलब सबसे बड़ी गलत बात होती है। ठीक है, दिस इज व्हाट द थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। बट केल्प इज अ वेरी वेरी बिग एल्गी स्पीसीज और उसमें मोस्ट ऑफ द थिंग, है ना। देखो बायोलॉजी में हमेशा जनरलाइज्ड बात होती है, देयर इज अ नो लॉ, है ना। लॉ नहीं यूज करना है कि ऐसा ही होता है ना, so don't use that. So quite some species are there in everywhere, है ना, जो एक्सेप्शन शो करते हैं, है ना। तो मैं ऐसा नहीं कह सकता कि सारे के सारे ऐसा करते हैं, ठीक है। हाँ मुझे अगर कोई ये पूछे कि ऐसे एल्गी बताओ जिसमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहेंगे, तो मैं एग्जांपल बोलूंगा केल्प, है ना। आर यू श्योर? ओके सो ओके, दैट इज अ गुड क्वेश्चन। बट अभी बेटा मैं एक और बेटा आपको बेसिक, है ना, बेसिक चीजें बता रहा हूँ। मैं 2 वर्ड और लिखता हूँ रे, एक को बोलता हूँ माइटोसाइट और एक को बोलता हूँ मियोसाइट, है ना। अब ये 2 टर्म माइटोसाइट एंड मियोसाइट, है ना। साइटा का मतलब सेल होता है, साइटोलॉजी मतलब बेटा स्टडी ऑफ सेल होता है ना। माइटोसाइट का मतलब क्या होता है ना, द सेल विच शोज माइटोसिस, उसे मैं क्या कहूंगा? माइटोसाइट कहूंगा, है ना, है ना। अब अगर, है ना, और बेटा व्हाट इज मियोसाइट? फिर द सेल विच शोज द मियोसिस इज कॉल्ड एज द मियोसाइट, है ना। आपको सबको, आपने सबने सुना माइटोसाइट और मियोसाइट क्या है? एवरीवन यू नो? माइटोसाइट का मतलब है जो सेल माइटोसिस करता है उसे माइटोसाइट कहता हूँ, और मियोसाइट का मतलब है जो सेल मियोसिस करता है वो मियोसाइट है। अच्छा अभी सब लोग बड़ा ध्यान से सुनो। अभी ये केवीपीवाई में ऐसा स्टेटमेंट है, आपको पता है, देखने को मिला है ना। स्टेटमेंट है कि इन दी लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जाइगोट बिहेव्स एज ए मियोसाइट, है ना। तो ये करेक्ट है या फॉल्स है? Sir, can you repeat the question? Haplodiplontic life cycle. In haplodiplontic life cycle, zygote acts as a myocyte. Is it incorrect or correct? False. करेक्ट। False. बिल्कुल सही। क्यों? अभी यहाँ देख लो, है ना, अभी यहाँ देख लो, ये जाइगोट है। जाइगोट माइटोसिस कर करके बेटा एम्ब्रियो बनाता है, मल्टीसेलुलस, बराबर है। रिडक्शन डिवीजन तो नहीं करता, 2n से 2n बना रहा है। तो इन हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जाइगोट इज व्हाट? द जाइगोट इज द माइटोसाइट। अच्छा डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होगा रे जाइगोट? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होगा जाइगोट? बताओ अगेन। माइटोसाइट। तो फिर हाँ, तो फिर बेटा ये कब होगा मियोसाइट? जाइगोट को मैं मियोसाइट कब बोलूंगा बताओ? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एकदम सही ट्रैक पे हो आप लोग, हैं। तो बहुत ही सिंपल है यार, बहुत ही सिंपल है, कोई बड़ी बात ही नहीं है ना। सो दिस इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड। और ये सारे के सारे बेटा एकदम बेसिक जो है, नॉर्मल बेसिक कंसेप्ट जो है, जो मुझे ये चैप्टर पढ़ाने में यूज होने वाले हैं, है ना, ये चैप्टर पढ़ाने में यूज होने वाले हैं। और प्लांट
किंगडम, चैप्टर का नाम है बेटा प्लांट किंगडम। ये चैप्टर जो है पढ़ाने में मुझे जो बेसिक कंसेप्ट यूज होने वाले हैं उसको मैंने आपके सामने रखा, ठीक है। अब आप बहुत अच्छे से जानते हो, है ना, कि अब हमें एग्जैक्टली क्या पढ़ना है ना, व्हाट आई हैव टू स्टडी, अब मुझे क्या पढ़ना है, और वो कंसेप्ट है बेटा, उसे मैं कहता हूँ एल्गी, ठीक है। तो बेटा हम 1 by 1 एक एक ग्रुप को पढ़ेंगे, है ना, 1 by 1 एक एक ग्रुप को पढ़ेंगे, है ना। ये है बेटा, अब एल्गी को पढ़ना हम लोग शुरू करते हैं। बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही सिंपल है। अब जब मैं एल्गी को पढ़ना शुरू करता हूँ, है ना, एल्गी, अब बेटा मोस्ट ऑफ द टाइम आप में से सबसे पहले कोई भी बच्चा बेटा क्या स्टेटमेंट बोलेगा रे एल्गी के बारे में? आपका सबसे पहला स्टेटमेंट क्या होगा एल्गी के बारे में, है ना? वो क्या, कौन सा लाइफ साइकिल शो करते हैं? दे, बोलो, मोस्टली शोज, कौन सा लाइफ साइकिल शो करते हैं? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। बहुत बढ़िया हो गया, ये तो पहला स्टेटमेंट है। और मोस्ट ऑफ द एल्गी जो है, एल्गी आर एक्वेटिक। एक्वेटिक के मतलब बेटा वो वाटर में मिलते हैं, दे आर फाउंड इन द वाटर, है ना। तो मोस्ट ऑफ द एल्गी जो होते हैं, है ना, वो एक्वेटिक होते हैं। मोस्ट ऑफ द, ये वर्ड को हमेशा सुनना है, मोस्ट ऑफ द एल्गी आर एक्वेटिक, पक्का। अब एक्वेटिक है मतलब वो फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, मरीन वाटर में भी पाए जाते हैं। नाउ सम एल्गी, कुछ एल्गी होते हैं, दे आर ऑल्सो टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या है? दे ऑल्सो कैन ग्रो ऑन द मॉइस्ट सॉइल, है ना, मॉइस्ट स्टोन। आपने कभी ऐसा केस देखा है आजू बाजू में, कोई भी अपने फ्रेंड्स में या रिश्तेदारों में, वो बाथरूम में पैर फिसल के गिर गया, ऐसा कभी केस देखा है क्या? हाँ, तो वो जो है, हाँ, तो ये उसको एल्गी ने ही काढ़ी करी थी, है ना। वो बाथरूम में बेटा अगर वो, है ना, ऐसे फिसला हो जाए एकदम से, ऐसे आप देखो, इवन कभी आप देखना नदी जो है ना बहुत पानी में, वहां पत्थरों पे पैर रखोगे ना, सट से, है ना, आपका पैर फिसल जाएगा, है ना। तो ये क्या है ना, स्टोन के ऊपर जहां मॉइस्ट स्टोन है, मॉइस्ट टाइल्स होते हैं या मॉइस्ट सॉइल है, वहां पे बेटा एल्गी ग्रो होता है। आर यू श्योर? बट एक चीज तो नोटिस करने वाली है कि जहां बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी, बहुत ज्यादा पानी होगा, वहीं पे बेटा ये जो एल्गी होते हैं वो पाए जाते हैं, ग्रो होती है, ठीक है। तो डेफिनेटली ये हमें समझ में आना चाहिए। अब भी जैसे कि एक और चीज है ना, ये तो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल होते हैं, और एक चीज है जिसको हमें समझना है ना, दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ व्हाट द सिम्बायोटिक एसोसिएशन, है ना। सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब क्या होता है रे, है ना, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर वो रहते हैं, उनके साथ रहते हैं। तो एक तो होता है एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन जिसको हम लोग कहते हैं लाइकेन। लाइकेन इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, ठीक है। एल्गी और फंगस ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं। ये एक्चुअली ऐसा रिलेशनशिप होता है हस्बैंड वाइफ वाला, एल्गी और फंगस का। एल्गी खाना बना के देता है बिकॉज वो ग्रीन है, और फंगस प्रोटेक्शन देता है, ठीक है, और रॉक सरफेस के ऊपर ग्रो होने के लिए मदद करता है, ड्राई कंडीशन में ग्रो होने के लिए मदद करता है। सो दिस इज व्हाट द सिंपल थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड, लाइकेन। दूसरा आता है बेटा जिसको हम लोग कहते हैं स्लॉथ, ठीक है। तो जैसे कि हमारे एनसीईआरटी में स्लॉथ, बेयर ऐसा लिखा हुआ है, बट स्लॉथ आप लोगों ने एनिमल देखा होगा जो बहुत स्लोली मूवमेंट करता है ना, धीरे धीरे, है ना, चलने वाला, तो उसको हम लोग कहते हैं स्लॉथ। तो ये जो स्लॉथ होते हैं उनके बॉडी के ऊपर बेटा वो ग्रो होते हैं। स्लॉथ का जो बॉडी होता है उसके हेयर के ऊपर बेटा ये ग्रो होते हैं, ठीक है। तो जैसे भी मैं यानी पिक्चर भी है ना दिखाया था, अभी मैं इसको देखता हूँ, है ना, तो इसको थोड़ा सा अभी हम लोग बेसिक कंसेप्ट पे आते हैं, और यहाँ आते हैं। लोड होने में इतना समय कैसे होगा भाई? तो एनीवे
ओके, तो ये लोड होगा, तब तक हम लोग यहाँ देख लेते हैं। देखो, हमें कुछ चीजें पढ़नी है, इसको मैं दिखाऊंगा, इसका पिक्चराइजेशन वगैरह दिखाएंगे। एक्चुअली हमारे एनसीईआरटी में क्या हुआ है ना, उन्होंने स्लॉथ बेयर लिखा हुआ है। अब स्लॉथ बेयर तो होता है अलग चीज, है ना, वो अलग ही होता है। सर तो उन्होंने सिर्फ स्लॉथ लिखना चाहिए। हाँ बोलना। सर, जैसे अभी वो लीचेंस में फंगाई उसको मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, तो स्लॉथ में क्या होता है? हाँ, वो सारी चीजें बताऊंगा। मैंने बोला कि वो इमेज मैं स्लाइड में दिखा करके सारा चीज एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? ठीक है, ठीक है ना, तो उससे पहले हाँ, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं भाई, सब बताता हूँ मैं, कुछ नहीं छोड़ेंगे हम, है ना, सब बताएंगे। ओके, एनीवे, तो हमें अभी तो कुछ चीजें नोटिस करनी है ना। तो जब भी हम लोग एल्गी के बारे में देखते हैं तो है ना, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गी आर फाउंड, ठीक है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गी जो है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के एल्गी हमको देखने को मिलते हैं। तो सम एल्गी आर यूनिसेलुलर, सिंगल सेल होते हैं। सम एल्गी आर यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर बट, है ना, यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल से बने होते हैं, बट दे आर मोटाइल, मतलब वो मूवमेंट करते हैं, पानी में इधर उधर घूमते रहते हैं। जैसे अभी क्लैमाइडोमोनास दिखाया था आपको मैंने, उसके आपने दो है ना फ्लैजेला देखे थे, ठीक है? तो क्लैमाइडोमोनास इज एन एग्जांपल, है ना। ये क्लैमाइडोमोनास जो होते हैं ये मोटाइल सिंगल सेल एल्गी होते हैं, एंड सम ऑफ देम आर नॉन मोटाइल, है ना, ये सिंगल सेल है। नॉन मोटाइल में एग्जांपल आता है बेटा क्लोरेला, बट ये यूनिसेलुलर है, मतलब एक सिंगल सेल का एल्गी है बस, ठीक है? ये क्लैमाइडोमोनास बेटा सिंगल सेल होते हैं, बट ये मोटाइल होते हैं। एक और बेस्ट एग्जांपल है नॉन मोटाइल में ही, उसका नाम है बेटा एसिटाबुलारिया, एसिटाबुलारिया, ठीक है? एसिटाबुलारिया नाम का जो एल्गी है वो एक सिंगल लॉन्गेस्ट सेल है ना। अगर आपको कभी पूछे ना, है ना, इंडिविजुअल विद द लॉन्गेस्ट सेल, इंडिविजुअल सेल, है ना, तो ये इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है जिसका सेल बहुत लॉन्ग होता है। तो अगर आपको पूछा जाए कि इंडिविजुअल लॉन्गेस्ट सेल, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, तो आपका वो तो लार्जेस्ट सेल वाला आपको पता रहता है, ऑस्ट्रिच एग वाला, है ना, तो वो अलग है। आपको कोई पूछे कि इंडिविजुअल लॉन्गेस्ट ऑर्गेनिज्म, है ना, इंडिविजुअल सिंगल सेल लॉन्गेस्ट ऑर्गेनिज्म, तो आंसर आएगा बेटा एसिटाबुलारिया। तो ये जो सिंगल सेल है, इसके बारे में एक चीज मैं आपको, है ना, ये केवीपीवाई या बायोलॉजी ओलंपियाड के लिए बता के रखता हूँ एसिटाबुलारिया के बारे में, कि इसको यूज किया था फॉर द हैमरलिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है? इट वाज यूज्ड फॉर द हैमरलिंग एक्सपेरिमेंट, सॉरी इट्स नॉट टी, है ना, इट वाज यूज्ड फॉर द हैमरलिंग एक्सपेरिमेंट। तो ये जो हैमरलिंग एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया गया था, ये क्या प्रूव करता है, इतना याद रखना, है ना। हैमरलिंग एक्सपेरिमेंट जेनेटिक्स में इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, है ना। जेनेटिक्स में क्या ये क्या प्रूव करता है, व्हाट इज दी, है ना, सिग्निफिकेंस ऑफ द हैमरलिंग एक्सपेरिमेंट? इट प्रूव्स दैट द न्यूक्लियस इज द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल, मतलब सेल में जो कुछ भी होता है, अभी अभी भी नहीं आ रहा है? यस, हाँ सर, आ रहा है। ओके, सर आवाज So, नहीं आ रहा है। अभी नहीं आ रहा है आवाज? आ रहा है ना? आ रहा है, आ रहा है। आपकी तरफ कुछ, है ना, गड़बड़ है क्या? क्योंकि देखो, नहीं आएगा तो सबको नहीं आएगा, ऐसा ही होगा। थोड़ा चेक करो बेटा, है ना, आपके खुद के कनेक्शंस को चेक करो। हैमरलिंग जो एक्सपेरिमेंट है ना, हैमरलिंग एक्सपेरिमेंट में क्या प्रूफ किया जाता है? मैं एक और बार आपको, बेटा क्वेश्चन है यार ये, हैमरलिंग एक्सपेरिमेंट में कौन से ऑर्गेनिज्म को यूज किया गया? आंसर है एसिटाबुलारिया नाम का एल्गी। दूसरा क्वेश्चन, हैमरलिंग एक्सपेरिमेंट से हमें क्या, है ना, प्रूफ मिलता है? हैमरलिंग एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है, मतलब पता चला कि द न्यूक्लियस इज द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल, मतलब सेल में जो कुछ भी होता है वो बेटा न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। ये चीज बेटा हैमरलिंग एक्सपेरिमेंट ने हमें समझाया। पक्का? ये अगर क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत बढ़िया से बेटा, अभी जैसे जैसे टाइम जाएगा, अभी सेल चैप्टर में पढ़ा था तो फिर हैमरलिंग एक्सपेरिमेंट भी समझाता हूँ,
बट अभी मैं सिर्फ आपको बेसिक बना के रख रहा हूँ, आपको बस याद रखना है एसिटाबुलारिया, हैमरलिंग एक्सपेरिमेंट, प्रूफ ऑफ द न्यूक्लियस इज द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल। ओके, तो ये 3 टाइप, मतलब ये सिर्फ बेटा यूनिसेलुलर एल्गी के बारे में बताया। कुछ जो एल्गी होते हैं, सम एल्गी आर द कॉलोनियल एल्गी। कॉलोनियल मतलब वो कॉलोनीज बना करके रहते हैं, ठीक है। कॉलोनियल एल्गी जो होते हैं, फॉर एग्जांपल वॉल्वॉक्स, ठीक है, ऐसी कॉलोनी होती है और उस कॉलोनी में बेटा नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, बहुत सारे सेल प्रेजेंट होते हैं, नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट होंगे कॉलोनी में। इनके कॉलोनी को हम लोग सिनोबियम कहते हैं। The colonies are called as what? The synobium. Now why this is a synobium? क्योंकि इनकी कॉलोनी में नंबर ऑफ सेल हमेशा फिक्स्ड होते हैं, मतलब 16 है तो इसके आने वाले डॉटर कॉलोनीज बनेगी ना, तो उसमें भी 16 सेल ही होंगे, ठीक है। तो सिनोबियम, वॉल्वॉक्स की जो कॉलोनीज बनती है, वॉल्वॉक्स ऐसा है ना, है जिसकी कॉलोनी जब बनती है तो वॉल्वॉक्स की कॉलोनी में हमेशा बेटा ऑलवेज, है ना, फिक्स्ड इंडिविजुअल सेल्स होते हैं। 64 सेल की कॉलोनी है तो उसके डॉटर जो कॉलोनीज बनेगी उसमें भी बेटा 64 सेल ही होंगे, इसको मैं बोलता हूँ सिनोबियम कॉलोनी। So what is synobium? What is synobium? What is synobium? Synobium का मतलब क्या है? Synobium का मतलब है if the number of individual cells in the colony is fixed. Fixed है, वो चेंज नहीं हो सकती, है ना। मतलब बेटा पेरेंट कॉलोनी डॉटर कॉलोनी ऐसा बनता है। पेरेंट कॉलोनी में बेटा 16 सेल है तो डॉटर कॉलोनी में 16 सेल ही होते हैं हमेशा। पेरेंट कॉलोनी में 32 सेल है तो डॉटर कॉलोनी, ये बेटा वॉल्वॉक्स जैसे है ना, और प्लांट्स एल्गी में देखने को मिलता है। ये कॉलोनियल एल्गी है ना, ये कॉलोनी वाला एल्गी है। इसके साथ साथ, हाँ बोलो सर, वो जो पानी में वो जो एल्गी रहती है नॉर्मल जो हमें दिखती है, वो भी कॉलोनियल होती है क्या? हाँ वो सारे बिल्कुल, है ना, सारे नहीं है ना, सिर्फ कॉलोनियल है, बहुत सारे अलग अलग है ना। अभी एक देखो ना, वो होती है फिलामेंटस एल्गी। नाउ फिलामेंटस एल्गी मतलब क्या है बेटा, वो ऐसे धागे जैसे होंगे, थ्रेड जैसे, ठीक है। सम एल्गी आर व्हाट द फिलामेंटस, बट फिलामेंटस एल्गी आर ऑफ 2 टाइप्स, दे मे बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। अब आपने 10th स्टैंडर्ड में ये अनब्रांच्ड एल्गी का नाम सुना है, उसका नाम है बेटा स्पाइरोगायरा, है ना, ये नाम आपने जरूर सुना है। इसमें एक और नाम जोड़ देता हूं मैं, यूलोथ्रिक्स। अब बहुत सारे है रे, ठीक है। तो स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, ऐसे अलग अलग नाम है जो अनब्रांच्ड होते हैं, मतलब ऐसा ही फिलामेंट होता है। ब्रांच्ड जो होता है उसका एग्जाम्पल है बेटा कारा। इसको चारा मत बोलना, ये कारा है, CHARA, ठीक है। ये ब्रांच्ड होता है एल्गी, है ना। तो ये डेफिनेटली बेटा नॉर्मल से पॉइंट है फिलामेंटस एल्गी। अगर उसको ब्रांचेस रही ऐसे 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 तो ये कारा एग्जांपल है। ब्रांचेस नहीं है, हाँ बेटा बोलो, बोलिए। Sir, can you please explain colonial once again? Yes, Sir, can you okay. please again explain colonial? Yes, I heard that. Okay. So colonial algae जो होता है उसको, अगर मैं उस कॉलोनी को सिनोबियम कहता हूँ, कब मैं सिनोबियम कहूंगा? वॉल्वॉक्स में जो कॉलोनी बनती है, वॉल्वॉक्स में जो कॉलोनी बनती है वो सिनोबियम होती है। सिनोबियम मैं कब कहता हूँ? कॉलोनी मतलब सारे यूनिसेलुलर सेल है, वो एक साथ रहते हैं, उसको कॉलोनी कहते हैं, ठीक है। सारी कॉलोनी बेटा सिनोबियम नहीं होती, बट वॉल्वॉक्स के केस में जो कॉलोनी बनती है उसे मैं सिनोबियम कहता हूं। और व्हाट इज अ सिनोबियम? सिनोबियम का मतलब है कि जो भी नंबर ऑफ, यहाँ पे देखो ये जो कॉलोनी है, एक कॉलोनी मैंने बनाई जिसमें 16 सेल होंगे, 16 सेल। तो इससे बेटा जो 2 कॉलोनीज बनती है, इससे जो आगे आने वाली कॉलोनीज बनेंगी, डॉटर कॉलोनीज बनती है, मतलब एक कॉलोनी से 2 कॉलोनीज बनती है, जैसे कि एक सेल से 2 सेल बनती है, ठीक है। वैसे डायरेक्टली बेटा एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी ही बनती है, बट द नंबर ऑफ सेल्स आर ऑलवेज फिक्स्ड। अगर है ना पेरेंट कॉलोनी में 16 सेल है तो बेटा डॉटर कॉलोनी में बेटा 16 ही सेल होंगे। पेरेंट कॉलोनी में अगर बेटा 32 सेल है तो डॉटर कॉलोनी में बेटा 32 और 32 सेल ही होंगे, वो चेंज नहीं होते,
तो मैं कह रहा हूँ अगर कॉलोनी में नंबर ऑफ सेल फिक्स्ड होंगे तो ऐसे कॉलोनी को हम सिनोबियम कहते हैं, COENOBIUM। और उसका बेस्ट एग्जांपल बेटा वॉलवॉक्स की कॉलोनी है। आर यू श्योर? यस सर। यस, ओके, ठीक है। ये रहा बेटा फिलामेंटस, है ना, ब्रांच्ड है कारा, और अनब्रांच्ड है बेटा स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, बहुत सारे एग्जांपल बताए जाते हैं, ठीक है। और बेटा कुछ होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं बेटा मैक्रो एल्गी, बहुत बड़े बड़े एल्गी होते हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े, मतलब एकदम महाकाय। आप ओशियंस में जाओगे तो एकदम से बेटा बड़े बड़े जो जहाज होते हैं ना, शिप, उसको नीचे बेटा ऐसे आरी जैसी चीज होती है, वो घूमती रहती है गर 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 गर, है ना, वो तो आइसबर्ग्स को भी काट सकती है, बट बेटा ये जो एल्गी होते हैं ना, इनको भी काटेगी, है ना। सो दे आर वेरी 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 ह्यूज एल्गी, बहुत बड़े एल्गी होते हैं वो, एंड दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द ओशन, है ना। सारे जो भी एल्गी है, फॉर एग्जांपल बेटा फ्यूकस एंड सार्गेसम, ठीक है। तो ये जो एल्गी है, दे विल ग्रो अप टू द हाइट ऑफ द 100 मीटर फ्रॉम द सीज, है ना। जो भी ओशन का जो डेप्थ होता है समंदर के अंदर बेटा, आपने कभी देखा है, डिस्कवरी चैनल देखो, है ना, डिस्कवरी चैनल में देखोगे ना, या नेशनल ज्योग्राफी में देखो, है ना, जब भी बेटा जो डाइवर्स होते हैं वो जब एंट्री करते हैं तो आपको दिखेगा आजू बाजू में बेटा बहुत बड़े बड़े ऐसे, है ना, पर्दों जैसे ऐसे, है ना, बिल्कुल, है ना, जो विंडोज के लिए पर्दे होते हैं ना, वैसे एल्गी बेटा आजू बाजू में देखने को मिलेंगे। दे आर वेरी वेरी ह्यूज, वेरी ह्यूज, मतलब आप वहां अंदर जाओगे तो खो जाओगे, यू विल बी लॉस्ट। this much the size of the, है ना, they can grow up to the 100 meter height। उनका जो हाइट होता है वो 100 मीटर हाइट तक बेटा, है ना, वो बढ़ सकता है। इतने बड़े बड़े एल्गी पाए जाते हैं तो उनको हम मैक्रो एल्गी कहते हैं। तो आप देखो ना, डाइवर्सिटी देखो भाई, डाइवर्सिटी देखो, कुछ एल्गी है जो बिल्कुल एक सिंगल सेल है भाई, एक सिंगल सेल एल्गी है ना। और कुछ एल्गी है बेटा जो, है ना, इतने मल्टी सेलुलर है कि बहुत बड़े हैं, 100 मीटर हाइट तक बढ़ जाते हैं। सो दैट इज द डाइवर्सिटी ऑफ द एल्गी which is present in the fresh water as well as the marine water, that thing we have to study, ठीक है। ये सारी चीजें अभी हमें पढ़नी है, ये सब याद हो जाएगा बेटा, इसके बारे में बहुत ज्यादा टेंशन मत लेना, ठीक है। बार बार हम लोग इनके बारे में बात करेंगे, यू विल रिमेम्बर, नो इशू, ठीक है। अब बेटा तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल बताए, सम एग्जाम्पल्स, है ना, ऑफ एल्गी जो, है ना, पाए जाते हैं हर तरफ पाए जाते हैं। बट तो पॉइंट तो एक नोटिस करना है, मोस्ट ऑफ देम, कितना भी बड़ा हो, कितना भी सिंगल सेल का हो, होता तो हैप्लॉइड है, ठीक है। अब ये सार्गेसम, फ्यूकस, इनके प्रॉब्लम है, ये इतने बड़े बड़े हैं तो ये भी हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं ऑल, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो एल्गी को हम लोगों ने शुरू तो कर दिया है, बट इसमें बहुत सारी चीजें, खास करके इसका रिप्रोडक्शन, इसका क्लासिफिकेशन, इनके एग्जाम्पल और इसका सिग्निफिकेंस, इनके क्या यूज होते हैं, ये सारी चीजें बेटा हम लोगों को देखनी है और समझनी है, ठीक है। तो एक ही दिन में सारी सब कुछ चीजें अगर आप पढ़ोगे तो प्रॉब्लम होता है। आज के लिए बेटा कुछ क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 1, है ना, क्वेश्चन है बेटा, क्या आप जानते हो, आपको अगर मैं पूछता हूँ, क्या बेटा न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी बेस्ट क्लासिफिकेशन होता है क्या, है ना, नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज इट गिव्स द सेम वेटेज टू द ऑल कैरेक्टर्स, बराबर है। Numerical taxonomy is not the best classification because it gives the same weightage, same importance to the all, जितने भी बेटा कैरेक्टर्स होते हैं उनको सेम वेटेज देता है। दूसरा क्वेश्चन बेटा, अगर आपको आपका क्लासिफिकेशन करने में प्रॉब्लम हो रही है, कुछ, है ना, प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप कौन से टैक्सोनॉमी को यूज करोगे, है ना, विच टैक्सोनॉमी यू विल यूज, कीमो टैक्सोनॉमी। बहुत बढ़िया, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट बेटा, आपको ये भी पता होना चाहिए ना, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द मोनोप्लॉइड, हैप्लॉइड एंड बेसिक क्रोमोसोम नंबर? यस, यू नो इट नाउ, है ना। मोनोप्लॉइड मतलब एक ही बार अगर बेसिक क्रोमोसोम नंबर रिपीट होता है, बेसिक क्रोमोसोम नंबर मतलब मिनिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट पर स्पीसीज।
और हैप्लॉइड मतलब बेटा एग्जैक्टली हाफ ऑफ द पेरेंटल प्लॉइडी, पेरेंट की प्लॉइडी जितनी है वो ही है। माइटोसिस मियोसिस का मैंने सादा डिफरेंस बताया, इक्वल डिवीजन माइटोसिस है और बेटा रिडक्शन डिवीजन मियोसिस है। हमने 3 प्रकार के मियोसिस देखे। जाइगोटिक मियोसिस होता है तो बेटा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगा, गैमेटोजेनिक मियोसिस होता है तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगा, और बेटा स्पोरिक मियोसिस होता है तो हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगा, है ना। एल्गी shows the example of the haplontic life cycle. Can you give any example the algae which shows the diplontic life cycle? It is in front of you on the screen, है ना। मैक्रो एल्गी में फ्यूकस है, exactly. Can you give any example of algae which shows the haplodiplontic life cycle? बताओ क्या आपके पास आंसर है ना। आपको मैंने केल्प बताया था, केल्प तो याद रख सकते हो, सार्गैसम नहीं है, ठीक है, ये केल्प और उसके बाद में है ना इक्टोकार्पस और पॉलीसिफोनिया है। सो ये सारी ही चीजें बेटा हम नेक्स्ट जो भी क्लास होगा इसको हम आगे बढ़ाएंगे, कुछ और बेसिक को ऐड करेंगे नेक्स्ट क्लास में, कुछ क्वेश्चंस को ऐड करेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव अ गुड नाइट। कुछ क्वेश्चन है? थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम बेटा। थैंक यू सर। Sir, I just wanted to see the first slide. You want to see the first slide? Okay. Yes, sir. आप लेट ज्वाइन हुए क्या? नहीं सर, बट वो कनेक्शन प्रॉब्लम था थोड़ा। अच्छा कोई बात नहीं बेटा। तो क्या होता है ये मुझे भी देखना पड़ेगा ना, ये है क्या? नहीं अच्छा, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी वाला ना। हाँ सर। तो वो थोड़े से नोट्स ये है बस ये है बेटा फर्स्ट स्लाइड। हाँ सर। हैप्लॉइड का फिर से क्या डिफरेंस बता सकते हो? आपका आवाज बराबर नहीं आ रहा बेटा, आप कुछ पूछ रही हो। मोनोपोलर हैप्लॉइड का फिर से डिफरेंस बता सकते हो? क्या फिर से बोलो। वो एक काम करना, वो चैट में डाल दे यार तेरा क्वेश्चन, मुझे समझ में नहीं आ रहा तू क्या बोल रही। ये बच्ची का हो गया कि पहला स्लाइड देख लिया बच्ची? हाँ सर थोड़ा सा बस। अच्छा ये लो, ये केमोटैक्सोनॉमी है। हाँ सर बस। सर ये क्या लिखा है? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स ओके एंड डिफरेंट केमिकल्स, है ना। यस सर। एनालिसिस करते हैं। ओके थैंक यू सर। चलो, और क्या कुछ क्वेश्चन पूछ रही थी बच्ची? किधर गया? हाँ कुछ भेजा है क्या चैट में? ओके केल, थैंक यू सर। क्वेश्चन किधर है इस बच्ची का? अच्छा सर मेरा चैट हेलो, आवाज अभी आ रही है? हाँ अभी, हाँ बोल दे। अरे फिर से वही हो गया तेरा, क्वेश्चन पूछते ही तो आवाज चला जाता है, क्या प्रॉब्लम है? सिर्फ आवाज सुनाई दे रही कि यही बड़े से आता है। सर अरे अच्छा, क्वेश्चन यहाँ टाइप कर सकती है ना। ये कौन है? चिंचू, ध्रुव झा। अच्छा, स्लॉथ के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे नेक्स्ट टाइम, है ना। स्लॉथ बियर लिखा है, बट स्लॉथ एंड स्लॉथ बियर में थोड़ा सा, है ना, एनसीईआरटी में भी बहुत सारे करेक्शंस है बेटा जो हमें समझने पड़ेंगे, ठीक है। और कुछ सर कल अगर मियोसिस में 4n है, हाँ मियोसिस तो में 4n है, हाँ तो वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा जो 2n होंगे, तो इतने सारे 2n कहाँ से आएंगे? कैसे आएंगे? मतलब एक सेल से 4 सेल बनते हैं ना मियोसिस में। मुझे लगा आपने माइटोसिस मियोसिस पढ़ा है। हाँ बिल्कुल। पहले तो जो नंबर है वो डबल हो जाता है, जैसे कि 4n है ना, तो 4n से पहले 8n जैसी कॉपीज बन जाती है। 8n के लिए जितनी लगेगी उतनी कॉपीज बना लेता है। डीएनए पहले रेप्लिकेट होता है, ठीक है। अब उसको 4 हिस्से में डिवाइड कर दे, 2n 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 2n, ठीक है। अच्छा वो देखता हूँ मैं, नंबर देना है नहीं देना है। चलो ठीक है, ओके। हाँ सर केवीपीवाई के लिए 11th एनसीईआरटी काफी है? हाँ काफी तो है, बट
एक्चुअली उसमें क्या है ना, बहुत सारी चीजें हैं, मतलब कुछ 11th के चैप्टर है, कुछ 12th के चैप्टर है। देखो आपको मैं बता दूं ना, आप अगर अभी 11th स्टैंडर्ड में हो, है ना, आप 11th स्टैंडर्ड में हो, तो इसका मतलब है आपने क्या करना है, आपका 10th सीबीएसई में जो कुछ चैप्टर थे ना 10th में, 10th सीबीएसई में, है ना, वो देखो कौन कौन से चैप्टर है, इवोल्यूशन था क्या, जेनेटिक्स था क्या, है ना। अगर वो था तो उससे रिलेटेड ही बेटा वो 11th या 12th से क्वेश्चन पूछेगा, उस लेवल से क्वेश्चन पूछेगा। पर चैप्टर वो कौन से हैं, कौन से पढ़ने हैं, ये आपको वही समझ में आ जाता है। आपको पॉइंट समझ में आया? 11th की एनसीईआरटी से वो ज्यादा नहीं पूछेंगे क्या? 11th के नहीं नहीं, मैंने क्या कहा, 11th के एनसीईआरटी में है ना, सेल है, माइटोसिस वाला है, वो तो पूछते ही है। आप देखो ऐसे एग्जामिनेशन में, है ना, ऐसे एग्जामिनेशन में बेटा आप ऐसा एकदम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते यही आएगा ये नहीं आएगा। हम बोल सकते हैं कि हाँ इसमें से ज्यादा हमेशा पूछते हैं, ये वेटेज है इसका। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे बेटा इसके बारे में, है ना। ठीक है सर, थैंक यू। एक पर्टिकुलर समय में। 10th के ही होंगे क्या? हाँ, मोस्टली जो भी चैप्टर होता है बेटा 9th और 10th स्टैंडर्ड में जो आपके बायोलॉजी में चैप्टर होंगे वही होते हैं। तो इसके बारे में मैं एक अच्छी चीज बताऊंगा आपको, इसको ध्यान देना, ठीक है। ओके ओके ध्रुव, बाय बाय, है ना। तो यहाँ पे मैं ये मीटिंग को एंड करता हूँ।